हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी के करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम ज्योग्राफी का लास्ट पार्ट कवर करेंगे और आज के बाद हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड पिछला 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स सारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर में यानी कि पार्ट 6 में ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स कवर किए थे, जिसमें हमने जनवरी 2021 से लेकर फरवरी और मार्च 2021 तक के करंट अफेयर्स कवर किए थे। और उससे पहले के 5 लेक्चर्स में हमने जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक का ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है और उसका कंबाइंड लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कर दिया है। ये हमारा लास्ट पार्ट है, जिसके बाद हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स जो कि जुलाई 2020 से लेकर अगस्त 2021 तक के सारे करंट अफेयर्स हमारे आज कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम 2 लेक्चर्स कल आपको प्रोवाइड करेंगे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड, जो थोड़े लेंथी लेक्चर होंगे, लगभग 1.5 घंटे के आसपास के, 1.5 आवर्स के आसपास की। लेकिन उसमें हम कोशिश करेंगे कि सारा करंट अफेयर्स जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, उसको हम कवर करा दें ज्योग्राफी। और आपको पता ही है कि एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी, इन तीनों से मिलाकर जो प्रीलिम्स में वेटेज रहता है वो लगभग 35 क्वेश्चंस के अराउंड रहता है, 30 टू 35 इतने क्वेश्चन। और ये बहुत बड़ा चंक है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो हम अगला हमारा जो लेक्चर्स आएगा वो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पर आएंगे। हम 2 ही लेक्चर्स में उसको पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स कवर करा देंगे। तो आज के लेक्चर में हम अप्रैल 2021, मई 2021, जून, जुलाई और अगस्त 2021 के ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स से। देखिए, पहली न्यूज़ है एशियन डेजर्ट डस्ट एंड इंडियन समर मानसून। देखिए, आपने पहले भी यूपीएससी के प्रीलिम्स में देखा होगा कि यूपीएससी जिस तरह से फोकस करती है क्वेश्चंस को, वो फैक्चुअल क्वेश्चंस को करंट से रिलेट करके देखती है। करंट इंडियन डाइपोल के संबंध में इसी तरह का एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी तरह एल नीनो और ला नीना, जिसके बारे में आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो उसी से ही रिलेटेड, क्योंकि ये मानसून प्रणाली से रिलेटेड हमारी न्यूज़ है, तो इसलिए एशियन डेजर्ट का पर मानसून प्रणाली का पर क्या असर पड़ता है, एशियन डेजर्ट का या वेस्ट एशियन कंट्रीज़ का, जिसे हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, जहाँ जो पूरा रेगिस्तानी है, तो उन क्षेत्रों का हमारी मानसून सिस्टम पर क्या असर पड़ता है, उसकी तीव्रता पर क्या असर पड़ता है, मॉइस्चर पर क्या असर पड़ता है। तो ये उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। देखिए कैसे इसमें बताया गया है अभी एक रिसर्च में कि कैसे मानसून मध्य पूर्व एशियाई रेगिस्तान में रेगिस्तानों से आने वाली हवाओं द्वारा बहने वाले वायुमंडलीय धूल के कणों से प्रभावित होता है। इसमें क्या है, ये मध्य पूर्व से धूल के कणों को वायुमंडल में ले जाती हैं तेज़ हवाएं, और क्या करती हैं, धूल के कण और सौर विकिरण को अवशोषित करते हैं और अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो इनकी अंदर हीट बढ़ जाती है। जब हीट बढ़ जाएगी, जिस वस्तु की जितनी हीट बढ़ेगी, उसके अंदर मॉइस्चर जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता वो बढ़ जाती है। और जैसे जैसे फिर वो डस्ट पार्टिकल्स किसी क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि इंडियन मानसून के साथ साथ होकर अरब डेजर्ट से गल्फ कंट्रीज़ के डेजर्ट से होते हुए जब वो मानसून वाले क्षेत्रों में आकर उनका तापमान जब कम होने लगता है, तो वो मॉइस्चर रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से बारिश होती है। तो डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, इससे वातावरण, वहाँ जहाँ पर ये पैदा होते हैं डस्ट पार्टिकल, वहाँ का तो वातावरण गर्म हो जाता है, लेकिन हीट अब्जॉर्ब करने से। लेकिन क्या होता है, जब ये बहकर दूसरी जगह जाते हैं, उड़कर हवा में मानसूनी हवाओं के साथ जब ये दूसरी जगह जाते हैं, जैसे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं, तो क्या होता है, ये मॉइस्चर को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बारिश है, मानसून है हमारे यहाँ, उसकी तीव्रता भी बढ़ जाती है और बारिश की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसमें बताया गया है कि इससे वातावरण गर्म होता है। ये वहाँ की बात हो रही है जहाँ पर ये डस्ट पार्टिकल पैदा होते हैं, वहाँ का वातावरण ये गर्म कर देते हैं। अब इसके अलावा हवा की नमी परिवहन क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि जो है इसकी जो अंदर नमी है, उससे परिवहन क्षमता भी बढ़ती है और वर्षा को भी ये बढ़ाता है, जैसे कि हमने आपको बताया। अब इस घटना को एलिवेटेड हीट पंप कहते हैं। ये जो घटना है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एलिवेटेड हीट पंप। यहाँ से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा एलिवेटेड हीट पंप क्या है, या फिर एलिवेटेड हीट पंप के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो ये हीट पंप क्या होता है, ये एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग प्रशीतन चक्र का प्रयोग करके, यानी कि रेफ्रिजरेशन साइकिल का प्रयोग करके, एक ठंडे स्थान से एक गर्म स्थान पर थर्मल ऊर्जा को स्थानांतरित करके और कभी कभी ठंडा करने के लिए भी किया जाता है। ये विपरीत दिशा में भी होता है, यानी कि किसी स्थान को ठंडे से गर्म करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, या फिर गर्म से ठंडा करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक ऐसा टूल है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए किया जाता है।
तो इसमें एलिवेटेड हीट पंप में क्या होता है, समुद्र से भारतीय उपमहाद्वीपों में नमी लाने के लिए जिम्मेदार होता है। फिर आता है अगला, इसमें दूसरा एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप, जिसे पॉजिटिव फीडबैक लूप कहते हैं। ये एक ऐसा लूप आपने साइंस में पढ़ा होगा, लूप क्या होता है, लूप एक तरह का सर्किट जो है फॉर्म करता है। ये एक ऐसा लूप है जहाँ किसी प्रतिक्रिया के परिणाम में उसी प्रतिक्रिया में वृद्धि होती है, यानी कि कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा लूप क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है पॉजिटिव फीडबैक लूप कि अगर कोई प्रतिक्रिया हो रही है, यानी कि कोई एक्टिविटी हो रही है, तो इसकी रिवर्स जो रिएक्शन होगा तो उसमें इस ऑलरेडी इस क्रिया में और वृद्धि हो जाएगी। यानी कि अगर कोई एक प्रोसेस चल रहा है तो इसके रिवर्स में क्या होगा, ये प्रोसेस इस प्रोसेस की स्पीड को तेज़ कर देगा। अब इसमें सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप भी एक भूमिका निभाता है, जब मध्य पूर्व से धूल के कण भारतीय मानसून की शक्ति को बढ़ाते हैं। अब बदले में मानसून मध्य पूर्व में हवाओं को बढ़ाता है और बाद में अधिक धूल वाले एरोसोल का उत्पादन करता है। तो इसमें कुछ रिसर्च की फाइंडिंग्स आई हैं। अब भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून पर ईरानी पठार की भूमिका, जो ईरानियन पेनिनसुला है या फिर ईरानियन प्लेट्यू है, उसकी हमारे भारतीय मानसून पर, इंडियन मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म से ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन मानसून पर ही हमारी पूरी एग्रीकल्चर डिपेंड है और भारत की 50% से अधिक आबादी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। तो मानसून पर क्या असर पड़ेगा, वो हमारा सीधा इम्पैक्ट हमारी जनता को, यानी कि आम जनता पर इम्पैक्ट डालेगा। इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ही आपसे पहले यूपीएससी ने इंडियन डाइपोल सिस्टम से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंडियन ओशियन डाइपोल और एल नीना और ला नीना से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ईरानियन प्लेटू है, इसका भारतीय ग्रीष्मकालीन समर मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें बताया गया है कि ईरानी पठार के ऊपर की गर्म हवा पठार के ऊपर के वातावरण को गर्म करती है। अब जैसे देखिए कि जब कोई गर्म हवा होती है तो गर्म हवा क्या होगी, हल्की होकर ऊपर उठेगी और उस जगह को भरने के लिए नीचे तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि आपको पता होगा कि वायु जो है ठंडी हवा से, वो जो भारी हवा होती है, यानी कि अधिक दाब से कम दाब की तरफ बढ़ती है, अधिक दाब से, और जितना दाब प्रवणता अधिक होगी, दाब प्रवणता क्या मतलब, यानी कि जो प्रेशर होगा, जितना प्रेशर का जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा, उतनी ही तेज़ी स्पीड से हवाएं चलेंगी। तो हवाएं हमेशा ठंडी स्थान से गर्म स्थानों की ओर चलती हैं। अब अरब प्रायद्वीप के रेगिस्तानों पर परिसंचरण को और मजबूत करती है और मध्य पूर्व पश्चिमी एशिया में से धूल उत्सर्जन को बढ़ाती है। अब एरोसोल हवा या किसी अन्य गैस में सूक्ष्म ठोस कणों या तरल बूंदों का निलंबन होते हैं। एरोसोल प्राकृतिक या मानव जनित हो सकते हैं। आगे इसमें है प्राकृतिक एरोसोल के उदाहरण कौन से, जैसे कोहरा, धुंध, धूल और फॉरेस्ट एक्सुडेट्स जो होते हैं, जो फॉरेस्ट के जो एक्सुडेट्स होते हैं, और भाप, और मानव जनित जो एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल है वो क्या है, कण, प्रदूषक और धुआं। अब कुछ अध्ययनों में ये भी बताया गया है कि मानव जनित एरोसोल गर्मियों में मानसून की जो वर्षा है उसको कम कर सकते हैं, जबकि कुछ अध्ययन ये बताते हैं कि धूल जैसे एरोसोल को अवशोषित करने से मानसून परिसंचरण मजबूत होता है। उसकी वजह क्या है, देखिए धूल के जो कण, जैसे हमने आपको अभी पहले बताया था कि धूल के कण सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जब सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये इनके अंदर का तापमान बढ़ जाता है। जब किसी वस्तु का तापमान बढ़ता है तो उसको हीट, जितना भी मॉइस्चर होता है, तो उसकी मॉइस्चर को ग्रहण करने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ हीलिंग मॉइस्चर या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। जब ये क्षमता बढ़ जाएगी तो ये जैसे जैसे मैदानी भागों की तरफ एंटर करेंगे, यानी कि लैंड की तरफ एंटर करेंगे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो इनका फिर तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब तापमान बढ़ेगा तो ये क्या करेंगे, यहाँ से फिर अपने वर्षा रिलीज़ करेंगे, यानी कि इनका मॉइस्चर रिलीज होगा, जिससे कि फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी वर्षा की बढ़ जाती है। ये बाकी आप डेजर्ट देख सकते हैं, इसमें हमने डेजर्ट भी दिखाया है। ये सहारा डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रेट सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं सारे, सिम्पसन। तो आपको वेस्ट टू ईस्ट भी क्रम पता होना चाहिए और कुछ का नॉर्थ टू साउथ भी क्रम पता होना चाहिए। जैसे कि आपके नॉर्थ अमेरिका है ग्रेट बेसिन, कोलोराडो प्लेटू, मोहावे प्लेटू, सोनोरन डेजर्ट, मोहावे डेजर्ट और सोनोरन डेजर्ट, ये सारे नॉर्थ अमेरिका में। फिर सेचुरा, अटाकामा, मॉन्टे, ये सारे साउथ अमेरिका में है, और पैटागोनिया, ये सारे आपके साउथ अमेरिका में है। ये नॉर्थ टू साउथ अरेंज हुए हैं। अगली न्यूज़ है हमारी सदाबहार। अब ये सदाबहार नाम से आप ये मत समझ लेना कि सदाबहार वनों की बात हो रही है। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द सदाबहार किससे संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चन बहुत, देखिए कुछ पैटर्न जो है यूपीएससी के बहुत फेवरेट हैं, यानी कि कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो यूपीएससी अक्सर अपने क्वेश्चन में फॉलो करने की कोशिश करती है और हर साल करती है। तो जैसे कि निम्नलिखित में से अभी हाल ही में चर्चा में रहा दिस टर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इस तरह का क्वेश्चन, जैसे कि अभी इसी के अगर बारे में हम बात करें, जैसे कि सदाबहार, तो हाल ही में चर्चा में रहा सदाबहार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, या सदाबहार के संबंध में सही कथन चुनिए। तो
वो स्टेटमेंट एक ज़रूर इस तरह का घुसेड़ देगी कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन या ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट। तो इस तरह का आपको ऑप्शन ज़रूर घुसा हुआ मिलेगा। जबकि ये क्या है, ये एक नवीन आम की किस्म है। ये सदाबहार जो है ये कौन सी है, इस सदाबहार जो है ये एक आम की वैरायटी है, मैंगो की वैरायटी है। और इस वैरायटी को क्या नाम दिया गया है, ये सदाबहार नाम दिया गया है। इसमें इन्होंने राजस्थान के कोटा ज़िले के एक किसान हैं श्री किशन सुमन। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा श्री किशन सुमन के संबंध में सही कथन चुनिए। तो इन्होंने क्या है, ये हाल ही में इन्होंने विकसित की है नवीन आम की एक प्रजाति जिसका नाम है सदाबहार। ये सदाबहार की आम की जो है बौनी प्रजाति है, जिसे साल भर नियमित रूप से उगाया जा सकता है। देखिए बौनी प्रजाति का फ़ायदा क्या होता है, आपने नाम सुना होगा ग्रीन रेवोल्यूशन का। ग्रीन रेवोल्यूशन जब आई थी, हरित क्रांति, तो उसमें क्या किया गया था, हमारे यहाँ अनाज का जो गेहूं का सबसे बड़ा प्रोडक्शन होने लगा था। क्योंकि पहले हम गेहूं को इंपोर्ट करते थे, लेकिन 1965 के वार के बाद हमने गेहूं को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ गेहूं की पैदावार बढ़ी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद कि हम गेहूं को एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसकी वजह क्या थी, देखिए उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया गया था, सिर्फ इतना किया गया था कि जो पहले देसी फसल होती थी गेहूँ की हमारे यहाँ, उसका पौधा लंबा होता था। अब हाँ, ये आप में से बहुत से जो रूरल बैकग्राउंड्स के बच्चे होंगे उन्हें पता होगा, तो उनका पौधा लंबा होता था। अब सोचिए कि गेहूं का जब उस पर दाने आएंगे और जब पौधा लंबा होगा, और तना आपको पता है कि कितना कमज़ोर होता है, जो फसल होती है फसलों के तने बहुत कमज़ोर होते हैं, जैसे कि गेहूं हुआ, सरसों हुआ, इनके तने बहुत कमज़ोर होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पेड़ होते हैं जो वज़न बर्दाश्त कर लें। तो इनका जब तना लंबा होता था और इसमें जो फसल आती थी जब, तो ये अनाज का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, इनकी सहन क्षमता अधिक नहीं होती थी, तो ये ढह जाते थे, गिर जाते थे, इसकी वजह से ये फसल ख़राब होती थी। लेकिन उसके बाद क्या गया, ग्रीन रेवोल्यूशन में गेहूं की एक ऐसी वैरायटी विकसित की गई जिसका जो साइज़ था वो छोटा हो गया। अब जब साइज़ छोटा हो गया तो उसमें गिरने की क्षमता जो है कम हो गई। अब वो गिर नहीं रहा था, अब उसमें दानों को रोकने की उसकी क्षमता बढ़ गई और उससे प्रोडक्शन भी बढ़ गया। हालांकि प्रोडक्शन इस तरह बढ़ा क्योंकि फसल ख़राब होने से उसने बचा लिया, तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो इसी तरह सदाबहार जो आम की फसल है उसका पेड़ छोटा होता है बोनी किस्म में, ताकि वो पेड़ उसको आराम से उसका जो डाल है, तना है, वो उस पेड़ के वज़न को, आम फसल के वज़न को आराम से बर्दाश्त कर ले और गिरे नहीं। बौनी प्रजाति के, जैसे हमने आपको बताया, ये अपनी तरह के सामान्य आकार से बहुत छोटे होते हैं। अब सदाबहार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, देखिए इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, ये रोगों और आम विकारों के लिए प्रतिरोधी है। ये जितने भी जो आम में लगने वाले, मैंगो में लगने वाले जो डिसीजेज़ हैं उनके लिए रेजिस्टेंट है। इसमें रोग नहीं लगेगा। ये लंगड़ा जो आम होता है, लंगड़ा जो आम की किस्म है, उसकी तुलना में ये ज़्यादा मीठा है। जैसे लंगड़ा वाराणसी जो आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, उत्तरी भारत में, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उगाए जाने वाली आम की एक किस्म है लंगड़ा। फिर है फल किचन गार्डन, जिसमें बहुत से आम की ऐसी प्रजातियां होती हैं जो आप अपने लॉन में भी उगा सकते हैं, छोटी छोटी जगहों पर भी उगाया जा सकता है। जैसे कि आपकी एक आम की एक प्रजाति है अमरपाली को, जैसे कि हापुस आम, इन आमों को आप अपने लॉन में भी उगा सकते हैं। फिर यह हापुस आपको पता होगा, ये महाराष्ट्र में पैदा होता है। उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है और इसे कुछ वर्षों तक गमलों में भी उगाया जा सकता है, यानी कि बड़े बड़े गमले होते हैं उनमें भी ये पैदावार कर सकता है कुछ सालों तक। इस फल का गूदा मीठे स्वाद के साथ गहरे नारंगी रंग का होता है और गूदे में फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है। देखिए फाइबर क्या होता है, आपने देखा होगा, अगर आप दो आमों की प्रजातियों के बारे में जानते होंगे, जैसे कि एक लंगड़ा आम और एक दशहरी है, जिसे दशहरी भी कहते हैं और दशहरी भी कहते हैं उत्तरी भारत में। तो लंगड़ा आम में ये की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि जब आप लंगड़े आम का गूदा देखेंगे तो उसमें लंबे लंबे धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जबकि दशहरी आम में नहीं होती हैं। तो इसमें भी ये जो आम है सदाबहार, इस प्रजाति में भी फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है, यानी कि इसमें रेशो की मात्रा बहुत कम होती है। और बहुत से लोग रेशो की मात्रा अधिक होने की वजह से लंगड़े को पसंद नहीं करते हैं, जबकि टेस्ट में लंगड़ा आम ज़्यादा अच्छा होता है दशहरी के कंपेरेटिवली। अब आगे है इसमें मान्यता, यानी कि रिकॉग्निशन। अब भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने जो एक स्वायत्त संस्थान नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भारत द्वारा विविधता की नवीन विशेषताओं का सत्यापन किया है। इसने क्या किया है, NIF ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन में सदाबहार आम की किस्म के रोपण की सुविधा भी प्रदान की है। यानी कि जो श्री सुमन, जिन्होंने इस प्रजाति को उगाया है, श्री किशन सुमन ने, इनकी इस प्रजाति को अनुमति दी गई है राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में लगाने की। आम की एक किस्म ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के तहत पंजीकृत होने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा श्री कृष्ण सुमन को आम की इस किस्म को विकसित करने के लिए NIF के 9वें नेशनल ग्रासरूट इनोवेशन एंड ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना चाहिए कि NIF का 9th नेशनल ग्रासरूट इनोवेशन एंड ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड किसे मिला है, तो ये श्री कृष्ण सुमन को दिया गया है आम की प्रजाति विकसित करने के लिए। अगली न्यूज़ है हमारी विट्सन रीफ। रीफ क्या होती हैं, जो मूंगे की चट्टानें होती हैं, मूंगा चट्टानें जो होती हैं उन्हीं को ही रीफ कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा है कि हमारे लक्षद्वीप में है, और आप ऑस्ट्रेलिया में आपने सुना होगा ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये कुछ रीफ्स के उदाहरण हैं। अब ये क्या है,
ये हमारे यहाँ का जितना भी रीफ जो है, रीफ क्या करती हैं ये, क्योंकि समुद्रों में पाई जाती हैं चट्टानें, मूंगा चट्टानें, तो ये वहाँ की इकोलॉजी और इकोलॉजी पर होने वाले इम्पैक्ट को ये बताने का सबसे अच्छा इंडिकेटर्स होते हैं, संकेतक होते हैं। तो विट्सन रीफ, जिसे विट्सन रीफ, विट्सम रीफ और जूलियन फैलिप रीफ के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या है देखिए, अभी क्या है कि साउथ चाइना सी में चाइना का जो बढ़ता हुआ आक्रमण है, अधिग्रहण को जो अपने बढ़ाता रहता है चाइना आज दिन, वन चाइना पॉलिसी के तहत कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना ये दिखाने की कोशिश करता है कि चाइना पूरा एक है और जहाँ तक उसका प्रसार होगा वो सारा उसका क्षेत्र होगा। तो उसमें क्या है कि कई जो साउथ चाइना सी के अंदर कई डिस्प्यूटेड आइलैंड है, जिसके हम बारे में हमने पहले भी जब बात की थी, जैसे कि स्प्राटली आइलैंड है, इसी तरह एक नातूना आइलैंड है, इसी तरह हमने देखा है कि और 9 डैश लाइन्स हैं, 9 डैश लाइन्स के अंतर्गत जितना भी एरिया आता है वो उसको अपना दावा करता है। इसी तरह वहाँ की विट्सन रीफ पर भी उसने अपना दावा किया है। अब ये किसके बीच विवाद हो गया है? फिलीपींस और चाइना के बीच। पश्चिमी फिलीपींस सागर के स्प्रेटली द्वीप समूह में यूनियन बैंकों की पूर्वोत्तर चरम सीमा पर एक मूंगा चट्टान है ये विट्सन रीफ। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये विट्सन रीफ जो है यहाँ पर है फिलीपींस के पश्चिम में और साउथ चाइना सी में है। ये द्वीप के किनारों की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है। तो आपको ये छोटी सी न्यूज़ है, आपको डायरेक्ट लोकेशन वाइज भी आप पूछा जा सकता है, जैसे कि मैच द फॉलोइंग में आपको जितने भी न्यूज़ में चर्चा में रहे हैं पिछले 1-1.5 साल में जगह हैं, जैसे कि यमन की जगह है, जैसे हमने बात की थी साना, इसी तरह अब हमने बात की थी इरिट्रिया की एक जगह, इरिट्रिया की जगह की बात की थी, इसी जगह हम इसी तरह हमने सूडान की एक क्षेत्र की बात की थी। तो आपको मैच द फॉलोइंग में सामने क्षेत्रों के नाम दिए जा सकते हैं कि कौन कौन सा कहाँ स्थित है। अब अगला न्यूज़ है हमारी थ्वेट्स ग्लेशियर पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। देखिए इसको सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको डूम्सडे ग्लेशियर भी कहते हैं। डूम्सडे ग्लेशियर का मतलब, डूम्सडे का मतलब क्या होता है? देखिए डूम्सडे होता है प्रलय का दिन, यानी कि क़यामत का दिन। इसको इसलिए प्रलय का दिन का ग्लेशियर कहा जाता है कि इसको क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे कि आपको पता ही होगा कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन की वजह से क्लाइमेट डिग्रेड हो रहा है, तो क्लाइमेट हमारे यहाँ तापमान बढ़ता चला जा रहा है पूरी दुनिया का, तो उसकी वजह से ये ग्लेशियर पिघल रहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और ये सबसे बड़ा ग्लेशियर होने की वजह से इसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस दिन ये पूरा पिघल गया उस दिन क़यामत आ जाएगी, यानी कि डूम्स डे आ जाएगा। तो इसको थ्वेट्स ग्लेशियर को इसलिए डूम्स डे ग्लेशियर भी कहा जाता है। ये अब आपको कुछ फैक्ट्स पता होना चाहिए। ये अंटार्कटिका में स्थित है। थ्वेट्स ग्लेशियर 120 किलोमीटर चौड़ा है, वर्षों से सबसे चौड़ा, तेज़ गति वाला और तेज़ी से पिघल रहा है। अपने आकार का 1.9 लाख वर्ग किलोमीटर के कारण इसे विश्व समुद्र के स्तर को आधा मीटर से अधिक बढ़ाने के लिए पर्याप्त पानी है। यानी कि इसमें देखिए इसका जो एरिया है वो 1.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसमें ये बताया जाता है कि अगर ये पूरा पिघल जाए तो ये समुद्र का जो सी लेवल है, यानी कि जो सी लेवल है पूरी दुनिया का, उसको आधा मीटर मतलब आप जानते हैं 3 फीट के आसपास बढ़ा देगा। और 3 फीट का मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी कोस्टल क्षेत्र हैं, कोस्टल शहर हैं, सारे के सारे जलमग्न हो जाएंगे, डूब जाएंगे। थ्वेट्स का पिघलना पहले से ही हर साल वैश्विक समुद्र के स्तर में 4% का योगदान करता है। खाली देखिए एक ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र के स्तर में 4% का योगदान हो रहा है। और 2000 से ये 200 से 900 वर्षों में समुद्र में पूरी तरह पिघल जाएगा। ये ऐसा अभी के अनुमानों से बताया जा रहा है। अब हमने जैसे कि बताया, हम थ्वेट्स को अक्सर डूम्सडे ग्लेशियर भी कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगली न्यूज़ है हमारी गिरती हुई वैली या वैली ऑफ द फॉलन। ये कहाँ पर है? देखिए स्पेनिश सरकार ने गिरती हुई घाटी वैली ऑफ द फैलन के एक सामूहिक कब्र खोलने की अभी प्रक्रिया शुरू की है। देखिए वैली ऑफ स्पेन के, देखिए स्पेन आपको पता होगा, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है तो स्पेन एंशिएंट हिस्ट्री का हस्पानिया नाम से स्पेन का बहुत ज़्यादा जिक्र है। पहले इसको हस्पानिया के नाम से जाना जाता था। यहाँ बड़े बड़े साम्राज्य एम्पायर गुजरे हैं, तो उन्हीं के ही संदर्भ में ये एक ऐतिहासिक स्थल है। हस्पानिया जो है एक ऐतिहासिक स्थल है, जिसे स्पेन कहते हैं हम आज के दौर में। अब इसमें क्या किया गया है, स्पेनिश गृह युद्ध के बाद 30,000 से अधिक पीड़ितों को जहाँ दफनाया गया था, उस कब्र को खोलने की बात की गई है। वो कब्रें कहाँ पर हैं? वो वैली ऑफ द फॉलन में है। अब ये क्या है? वैले डे लॉस कैडोस या वैली ऑफ द फॉलन मैड्रिड के बाहरी इलाके में पर्वत श्रृंखला की ढलानों पर बनाई गई है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये स्पेन में है। दूसरी चीज़ ये मैड्रिड के बाहरी इलाकों में पर्वत श्रृंखला के ढलान पर है। इसका निर्माण पूर्व तानाशाह फ्रांसिस्को फ्रैंको द्वारा किया गया था। स्पेनिश गृह युद्ध 1936 से 39 के बाद, देखिए स्पेन में जब सिविल वॉर हुआ था 1936 से 39 के बीच, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ख़त्म हुआ था, तो उस टाइम वहाँ के जो तानाशाह थे, डिक्टेटर थे, वो कौन थे? फ्रांसिस्को फ्रैंको थे। तो इन्होंने ही यहाँ पर ये इसका निर्माण किया था। घाटी का निर्माण 18 वर्षों की अवधि में फ्रैंको के शासन के राजनीतिक कैदियों द्वारा किया गया था।
अगली न्यूज़ है हमारी, ये छोटी सी न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ है हमारी ब्लैक सी से रिलेटेड। ब्लैक सी से रिलेटेड हम न्यूज़ पहले भी कई बार कवर कर चुके हैं, तो आपको इसकी मेनली एरिया पता होना चाहिए, किस किस कंट्री को छूता है, क्या यहाँ पर कौन कौन सी स्ट्रेट्स हैं, जल संधियाँ हैं, या फिर कौन कौन से सागर हैं। तो आपको ये कुछ मेन टॉपिक पॉइंट्स पता होना चाहिए। देखिए, काला सागर अटलांटिक महासागर का एक सीमांत समुद्र है। जो अटलांटिक ओशियन है, यानी कि यहाँ पर जो ऊपर अटलांटिक ओशियन जो यहाँ पर आपको वेस्ट में है, ब्लैक सी के वेस्ट में, उसका इसको सीमांत समुद्र कहा जाता है। जितने भी ये सीमांत समुद्र हैं, जैसे कि मेडिटेरेनियन है, एजियन है, ब्लैक सी है, इनको सारा सबको अटलांटिक महासागर का सीमांत, यानी कि फ्रंटियर या जो मार्जिनल हटे हुए हैं, साइड से हैं, ऐसा समुद्र कहा जाता है। ये यूरोप और एशिया के बीच स्थित है। देखिए, आप देख सकते हैं, यहाँ पर यूरोप है और इधर एशिया है। ये रशिया और ये टर्की का हिस्सा, और इधर पूरा यूरोप का, ईस्टर्न यूरोप का हिस्सा। तो ये एशिया और यूरोप के बीच में है, दूसरा फैक्ट। तीसरा, इसकी सीमा किससे लगती है? बुल्गारिया। देखिए, पहला बुल्गारिया, फिर जॉर्जिया, आपका जॉर्जिया से लगती है, ये आपका जॉर्जिया आ गया। फिर आपका रोमानिया, रूस, ये रूस से लगती है, रोमानिया से लगती है, ये रोमानिया है। फिर तुर्की और यूक्रेन, टर्की और यूक्रेन से लगती है, और ये क्रीमिया का हिस्सा है। तो इसकी आपूर्ति प्रमुख नदियों, मुख्यतः डैन्यूब, नीपर और डॉन द्वारा की जाती है। यानी कि ब्लैक सी के अंदर जो पानी आता है वो किन नदियों से आता है? डैन्यूब से, डैन्यूब और आपका नीपर और आपका डॉन नदी। तो ये तीन नदियाँ मेनली इसको जल की आपूर्ति करती हैं। आगे है इसमें काला सागर अंततः तुर्की स्ट्रेट और एजियन सागर के माध्यम से भूमध्य सागर में गिरती है। यानी कि ब्लैक सी जो है आपका एजियन सागर के माध्यम से, टर्की स्ट्रेट जो है, टर्किश स्ट्रेट्स, यहाँ से कहाँ पर गिरता है? ये भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी में बह जाता है। अब बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है इसे मरमारा के छोटे सागर से जोड़ता है। बॉस्फोरस स्ट्रेट क्या करता है? इसे सी ऑफ मरमरा से जोड़ता है। डार्डेनल स्ट्रेट के माध्यम से एजियन सागर से जुड़ा हुआ है। जो डार्डेनल स्ट्रेट से वो इसको एजियन सी से जोड़ती है, और मरमारा स्ट्रेट आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट किससे जोड़ती है? मरमारा सागर से, मरमारा सी से, सी ऑफ मरमारा से। अब इसके उत्तर में काला सागर, इसके उत्तर में जो है, उत्तर में काला सागर कर्च स्ट्रेट द्वारा अजोव सागर से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये जो अजोव सी है ब्लैक सी के उत्तर में, ये कर्च स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है। कर्च स्ट्रेट किसको जोड़ती है? ब्लैक सी को सी ऑफ अजोव से जोड़ती है। अब काला सागर में 4,036,400 किलोमीटर स्क्वायर को कवर करता है। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय माना जाता है। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा इनलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनलैंड वाटर बॉडी है। दुनिया की सबसे बड़ी इनलैंड वाटर बॉडी कौन सी है? ब्लैक सी, क्योंकि चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है। अगली न्यूज़ है हमारी कावलून प्रायद्वीप। कावलून पेनिनसुला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसकी लोकेशन। तो ये हांगकांग शहर में स्थायी आधार बनाने के लिए ये शुरू किया गया है। देखिए, कावलून प्रायद्वीप जो है वो हांगकांग का प्रायद्वीप है। तो कावलून प्रायद्वीप एक प्रायद्वीप है जो हांगकांग के क्षेत्र में विक्टोरिया हार्बर के साथ हांगकांग द्वीप की ओर मुख करके मुख्य भूभाग का दक्षिणी भाग बनाता है। तो कावलून जो है, ये एरिया है आपका कावलून पेनिनसुला, और ये पूरा क्या है आपका? ये पूरा हांगकांग है। कावलून प्रायद्वीप और न्यू कावलून के क्षेत्र को सामूहिक रूप से कावलून के रूप में जाना जाता है। तो कावलून आपको पता होना चाहिए कि ये हांगकांग का पेनिनसुला है और हांगकांग के थोड़ा दक्षिणी भाग में स्थित है। ये आपका कावलून, ये कावलून क्षेत्र है। भौगोलिक दृष्टि से ये कावलून प्रायद्वीप, बीकन हिल, लायन रॉक, टैट के केयर, कावलून पीक आदि के पर्वत श्रृंखलाओं के दक्षिण क्षेत्र का भी उल्लेख करता है। प्रायद्वीप हांगकांग के 18 जिलों में से 5 को कवर करता है। कावलून खाड़ी प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। यानी कि इसके उत्तर पूर्व में कौन सी खाड़ी है? गल्फ ऑफ कावलून इसके उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला न्यूज़ है हमारी मारिब क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि देखिए यमन का पूरा क्षेत्र ही न्यूज़ में रहा है। इसलिए देखिए एक चीज़ और, एक यमन मतलब आपका एक वेस्ट एशिया जिसे मिडिल ईस्ट कहते हैं, एक हमारा सेंट्रल एशिया, और एक हमारा उत्तरी अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका का रीजन। देखिए ये 3 जगह हैं, आप ज़रूर पढ़कर जाइए। यहाँ की भौगोलिक जितनी भी आकृति है, भौगोलिक विविधताएँ हैं, मतलब आप जितनी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन से इन 3 क्षेत्रों से जुड़ी, क्योंकि ये पिछले 1 साल से कंटिन्यूसली हर महीने की किसी न किसी न्यूज़ में ये तीनों जगहें रही हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। एकदम फुल 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए 4 लोकेशन हम आपको बताएं, जैसे कि वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, नॉर्दर्न अफ्रीका जितना भी साहिल का रीजन है, और आपका ऊपर का जो सहारा डेजर्ट का रीजन है, ये सारे जिसमें 11-12 कंट्रीज आती हैं, ये सारा रीजन, और एक स्पेशली साउथ चाइना सी का रीजन। ये 4 लोकेशंस आपको हर हालत में पढ़ के जानी है। यहाँ से क्वेश्चन 101% पूछा जाना है। अब ये मारिब जो क्षेत्र है, ये उत्तरी पश्चिम कसारा युद्ध क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण किसने किया है? यमन के हाउतीस रिबेल्स ने कर लिया है। देखिए ये यमन का मैप है, आप देख सकते हैं। ये सऊदी अरब के नीचे इधर ओमान है, और ये यमन है। ये आपका इंडियन ओशन है या अरेबियन सी। तो आप ये देख सकते हैं, ये मारिब क्षेत्र है, ये इसकी सारा राजधानी है।
मारिब यमन के मारिब प्रांत की राजधानी है, यानी कि जो मारिब इसका स्टेट है, इसकी राजधानी क्या है? मारिब इसकी राजधानी है। ये सभा के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी थी, जिससे कुछ विद्वान बाइबिल की प्रसिद्धि प्राचीन शिवा मानते हैं। ये सरावत पर्वत के क्षेत्र में स्थित है, यानी कि यहाँ पर सरावत पर्वत भी पाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे है इसमें आसपास के तेल क्षेत्र उत्तर में सरकार के कब्जे वाले क्षेत्र का अंतिम महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। देखिए यहाँ पर जो लड़ाई है, देखिए जितना भी गल्फ कंट्रीज़ हैं या जितनी भी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ है, वहाँ लड़ाई सिर्फ रिसोर्सेज को लेकर है। वहाँ देखने में तो लगता है कि मुस्लिम्स आपस में लड़ रहे हैं, शिया सुन्नी की लड़ाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी भी लड़ाई है वो सारी रिसोर्सेज को लेकर है। वहाँ तेल के भंडार हैं, गैस के भंडार हैं, प्राकृतिक जितने भी प्राकृतिक हमारे मेटल्स हैं उनके भंडार हैं यहाँ पर यूरेनियम के भंडार हैं। तो इनकी वजह से ही इन क्षेत्रों में लड़ाइयाँ चलती हैं। मारिब का नुकसान यमनी सरकार के लिए, सऊदी अरब के लिए एक बड़ा झटका है। ये कुछ बताया गया है कि यहाँ पर हाउती रिबल्स ने अभी कब्जा कर लिया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। अगली न्यूज़ हमारी साहिल रीजन, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया पिछली स्लाइड में कि नॉर्थ अफ्रीका का आपके लिए साहिल रीजन और सहारा डेजर्ट का रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। अब यहाँ क्या है कि पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश अब साहिल में चार्ट जो है इस्लामिक आतंकवादियों से लड़ने से इस्लामिक आतंकवादियों की यहाँ पर गतिविधियाँ देखी गई। इसमें क्या है कि साहिल उत्तर में सहारा और दक्षिण में सूडानी सवाना के बीच अफ्रीका में संक्रमण का पारिस्थितिकी और जैव भौगोलिक क्षेत्र है। देखिए ये क्या है, ये साहिल रीजन एक ऐसा क्षेत्र है जो उत्तरी सहारा डेजर्ट का जो रीजन है उसको आगे बढ़ने से रोकता है, यानी कि नीचे का जो थोड़ा फर्टाइल एरिया है इस रीजन में इस मरुस्थल को फैलने से रोकता है। तो ये जो बीच का ट्रांजिशन जोन है इसे ही साहिल रीजन कहा जाता है। देखिए इसका ऊपर का रीजन ये सारा जो है डेजर्ट रीजन है, ये डेजर्ट रीजन है, और ये नीचे का है ये यहाँ पर थोड़ा बहुत क्या पाया जाता है, यहाँ पर थोड़ी बहुत इरिगेशन होती है। तो ये जो बीच का रीजन है ये साहिल रीजन, ये ट्रांजिशन जोन का काम करता है। तो अर्धशुष्क जलवायु होने के कारण ये उत्तरी अफ्रीका के दक्षिण मध्य अक्षांशों में अटलांटिक महासागर और लाल सागर के बीच फैला हुआ है, यानी कि इसकी एक सीमा, पश्चिमी सीमा तो अटलांटिक सी से लगती है और जो इसकी पूर्वी सीमा है वो किससे लगती है? रेड सी से। तो ये इसका आप मैप देख सकते हैं, ये सहारा, ये ऊपर सहारा डेजर्ट है आपका और नीचे ये साहिल रीजन है जिसमें सेनेगल, मॉरिटानिया, माली, बुर्किना, आपका ये नाइजर, चाड और सूडान ये सारे क्षेत्र आते हैं, और इरिट्रिया, लास्ट में इरिट्रिया आता है। अगली न्यूज़ हमारी शुरू होती है मई 2021 के करंट अफेयर से रिलेटेड। इसमें पहली न्यूज़ है हमारी वोरुख। देखिए हम जितने भी एरियाज़ के नाम डिस्कस कर रहे हैं अपने लेक्चर्स में, वो एरिया आपको रटे हुए होना चाहिए। एग्जाम में आपसे मैच द फॉलोइंग में ज़रूर पूछा जाएगा, 101% यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। देखिए वोरुख जो है ये उत्तरी ताजिकिस्तान में एक जमात है। ये क्या है? एक जमात यानी कि कम्युनिटी है, एक जमात है। ये किर्गिस्तान से घिरा एक एक्सलेव है, इस सुगद क्षेत्र का इस्फारा शहर का हिस्सा है, यानी कि सुगद रीजन है, सुगद रीजन उसके इस्फारा क्षेत्र का हिस्सा है। इस्फारा रीजन का हिस्सा है। क्या है? वोरुख कहाँ पर है? ताजिकिस्तान में। ये नॉर्दर्न ताजिकिस्तान में फैला हुआ है, और ये क्या है? कम्युनिटी है, एक जमात है वोरुख। एनक्लेव की सीमा का स्थान ताजिक और किर्गिज सरकारों द्वारा विवादित है, यानी कि ये जो क्षेत्र है इसकी सीमा का विवाद किससे है? किर्गिस्तान से, और ताजिकिस्तान के बीच इसकी सीमा का विवाद है। आगे है इसमें अप्रैल और मई 2021 में इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में जो है वो तनाव बढ़ा है। तो ये जो रीजन है किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच का ये विवाद का क्षेत्र है, जो कि वोरुख नाम से जाना जाता है। वोरुख, तो यहाँ पर वोरुख एक जमात है, उसी के नाम से ये जाना जाता है। अगली न्यूज़ हमारी दहला बांध हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बांध का डायरेक्ट इम्पैक्ट एक आम जनता पर पड़ता है। और बांध जो ज़्यादातर बनाए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादातर हमारे जो चाइना द्वारा बनाए गए हैं, या हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सीमा पर बांध बनाए हैं, जैसे कि जो हमारी भारत चीन की सीमा है या भारत पाकिस्तान की सीमा है, भारत चीन की सीमा पर या भारत पाकिस्तान की सीमा पर, या फिर चीन ने जो बनाए हैं भारत की सीमा पर, या फिर अरुणाचल प्रदेश की तरफ जो बनाए हैं, वो सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये दहला बांध किससे रिलेटेड है? देखिए दहला बांध ये अफगानिस्तान में स्थित है। इसको अर्गबंद बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के शाह बलीकोट ज़िले में है। 1952 में निर्मित हुआ था। अरंगदब नदी, तो अरंगदब नदी इसका नाम है, इस नदी पर बनाया गया है। प्रांतीय राजधानी के लिए नहरों के नेटवर्क के साथ पीने के पानी के माध्यम से किसानों को सिंचाई प्रदान करती है। यह तालिबान के नियंत्रण में है। ये इसके बारे में न्यूज़ है। तो ये अफगानिस्तान का जो दहला दाम है कि यहाँ पर है, पाकिस्तान से कुछ ही दूरी पर है दहला दाम। अगली न्यूज़ हमारी तीसरा आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल ASM 3। तो ये क्या है? देखिए तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय में भाग लिया है कि भारत ने। तो ये क्या है?
ये आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान और सहयोग पर चर्चा करने के लिए एक वैश्विक मंच है। ये क्या करता है, ये जो मंच है, ये फोरम जो है, ये आर्कटिक रीजन में अनुसंधान, रिसर्च और कॉपरेशन पर चर्चा करने के लिए बनाया गया है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, देखिए इसके बैकग्राउंड देख लेते हैं। पहली दो आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठकें क्रमशः 2016 में और 2018 में जर्मनी में आयोजित की गई थी। तो पहली दो कब हुई, कहाँ हुई है, पहली दो हुई 2016 में और 2018 में कहाँ पर, जर्मनी में। अब ये तीसरी कहाँ पर हुई है, आइसलैंड और जापान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ये तीसरी जो है ASN आर्कटिक मिनिस्ट्रियल थर्ड, ये एशिया में होने वाली पहली मंत्री स्तरीय बैठक है। देखिए 2021 में जो हुई है वो एशिया में हुई है, एशिया में पहली बैठक है। और कहाँ पर हुई है, आइसलैंड, दो कंट्री ने इसको होस्ट किया है, आइसलैंड और जापान ने। तो जापान हमारा एशियन कंट्री है और आइसलैंड यूरोपियन। अब उद्देश्य क्या है इसका, बैठक को आर्कटिक क्षेत्र की सामूहिक समझ को बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारकों को अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें आर्कटिक टिप्पणियों की निगरानी और उन्हें मजबूत करने में जुड़ाव पर भी जोर दिया गया है। और इस वर्ष की थीम क्या है इसमें एक सतत आर्कटिक के लिए ज्ञान, नॉलेज फॉर अ सस्टेनेबल आर्कटिक। आगे इसमें आर्कटिक क्षेत्र में भारत की भागीदारी। देखिए भारत का जुड़ाव 1920 में पेरिस में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुआ था। आर्कटिक के साथ जो भारत की कनेक्टिविटी बढ़ी थी वो कब हुई थी, वो 1920 में भारत ने ट्रीटी साइन की थी। उस ट्रीटी का क्या नाम था, स्वालबार्ड संधि, स्वालबार्ड ट्रीटी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। हाल ही में चर्चा में रही स्वालबार्ड ट्रीटी किससे संबंधित है, या स्वालबार्ड ट्रीटी संधि किससे संबंधित है, तो ये आर्कटिक क्षेत्र में भारत की भागीदारी से संबंधित है। जुलाई 2008 में भारत का आर्कटिक में हिमाद्री नामक एक स्थायी अनुसंधान नॉर्वे के स्वालबार्ड क्षेत्र के न्यू एलसैंड में स्थित है। यानी कि 2008 में भारत ने क्या किया है, यहाँ पर हिमाद्री नामक आर्कटिक में क्या किया है, एक अनुसंधान केंद्र बनाया है, रिसर्च सेंटर बनाया है। तो ये रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, ये नॉर्वे के स्वालबार्ड एरिया में है। तो स्वालबार्ड जो संधि हुई है वो नॉर्वे के ही स्वालबार्ड एरिया के नाम पर रखी गई है, क्योंकि यहीं पर ही इसी क्षेत्र में संधि हुई थी। अब जुलाई 2014 में कॉन्ग्सफोर्ड ने इंड आर्क नामक एक बहुसंवेदी वेधशाला भी यहाँ तैनात की है। तो इंडिया आर्कटिक, इसके शॉर्ट में क्या कहते हैं, इंड आर्क नाम से एक बहुसंवेदी वेधशाला की तैनाती की है। लेबोरेटरी भारत से आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान का समन्वय राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र गोवा, यानी कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च गोवा द्वारा किया जाता है। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। अगली न्यूज़ है हमारी हेलमंड से रिलेटेड। हेलमंड क्या, देखिए हेलमंड को हिलमंड या हेलमंड के नाम से भी जाना जाता है। ये प्राचीन काल में हरमंड या हैथमुंड के रूप में भी जाना जाता है। ये कहाँ है, ये है दक्षिण में अफगानिस्तान के दक्षिण 34 प्रांतों में से एक है। ये क्या है, देखिए ये अफगानिस्तान का एक प्रोविंस है, स्टेट है। और ये कहाँ पर है, अफगानिस्तान के दक्षिण में। जब ये अफगानिस्तान के दक्षिण में है तो इसका मतलब कहाँ पर है, ये पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है और ईरान की सीमा से। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा प्रांत है। प्रांत में 13 ज़िले शामिल हैं। ये आगे है, इसमें लश्करगाह प्रांतीय राजधानी के रूप में कार्य करता है। यानी कि इसकी राजधानी क्या है, लश्करगाह। हेलमंद नदी प्रांत की सबसे मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्र से होकर बहती है। कजाकी बांध जो अफगानिस्तान के प्रमुख जलाशयों में से एक है, कजाकी ज़िले में, अभी हेलमंद प्रांत में ही एक कजाकी ज़िला है और वहाँ पर एक कजाकी बांध बनाया गया है। कजाकी ज़िले में ये हेलमंद दुनिया के सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। दुनिया के कुल उत्पादन का 42% यहीं पर उत्पादन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यहीं से पाकिस्तान से होती हुई अफीम सप्लाई की जाती है भारत के पंजाब में। अफगानिस्तान 2001 के युद्ध के बाद से हेलमंद प्रांत विद्रोहियों की गतिविधियों का केंद्र रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान से ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है, तो यहाँ से घुसपैठ होती है। अफगानिस्तान का सबसे खतरनाक प्रांत माना गया है। सब खतरनाक तो होगा ही, क्योंकि इतना प्यारा कंट्री इससे लगा हुआ है पाकिस्तान जैसा, तो ये तो खतरनाक होगा ही अपने आप। अगली न्यूज़ है हमारी सुलावेसी गुफा कला, सुलावेसी केव आर्ट। देखिए ये कहाँ पर है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सुलावेसी जो है वो इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में है। ये सुलावेसी गुफा कला यूरोप की प्राग ऐतिहासिक गुफा कला से काफ़ी पुरानी है। प्लेस्टोसीन युग के शैलचित्र दक्षिणी सुलावेसी में मारोस पैंगकेन क्षेत्र की गुफाओं में पाए गए, जो 45 से 20,000 वर्ष पुराने हैं। 300 से अधिक गुफा चित्रों का ये घर है, ये एरिया है। और आगे की खोज के साथ अभी भी खोजें चल रही हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए सुलावेसी कहाँ पर है, ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड पर सुलावेसी गुफा क्षेत्र है, केव आर्ट है। इस क्षेत्र में दुनिया का सबसे पुराना हाथ स्टेंसिल, वर्ल्ड ओल्डेस्ट हैंड स्टेंसिल, 40,000 साल पुराना शामिल है। ये गुफा की दीवार पर से हाथ से दबाकर बनाया गया था। गीले लाल शहतूत के रंग का इस पर छिड़काव किया गया था।
पास की गुफा में 45,000 साल पहले की दीवार पर चित्रित मत्स्य वाले सुअर के जानवर का दुनिया का सबसे पुराना चित्रण, यानी कि यहाँ पर दुनिया के सबसे पुराने जानवरों का भी चित्रण है। उनमें कैल्शियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड के लवण थे। पिगमेंट से बनी कलाकृति हेलोप्लास्टिक प्रक्रिया के कारण सड़ रही थी। तो हेलोप्लास्टिक प्रक्रिया क्या होती है, यह आपका साइंस का टॉपिक है, इसको भी हम देख लेते हैं यहीं पर ही। हेलोप्लास्टिक प्रक्रिया या हेलोप्लास्टिक प्रोसेस ये क्षेत्र में बारी बारी से गीले और शुष्क मौसम के कारण तापमान और आर्द्रता में बार बार होने वाले परिवर्तनों के कारण नमक क्रिस्टल के विकास में शुरू होने वाली प्रक्रिया है। देखिए क्या होता है, जब भी किसी क्षेत्र में बार बार अचानक तापमान, जैसे कि समय समय पर तापमान में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि एकदम से धूप, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप, फिर किसी और समय बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड, तो इस तरह से क्या होता है, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होने लगती है। केमिकल रिएक्शन की वजह से वहाँ की चट्टानों में टूट फूट होने लगती है। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा कायांतरित चट्टानों के बारे में। तो कायांतरित चट्टानें किस तरह से बनती हैं, वो इसी तरह से ही बनती हैं, जैसे आपने एनसीईआरटी में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो ये इसी से रिलेटेड होलोकास्ट प्रक्रिया है कि जब बार बार किसी क्षेत्र का तापमान चेंज होता है, या वहाँ पर जब तापमान चेंज होगा तो वहाँ पर आर्द्रता में भी चेंजेस आएंगी। तो तापमान और आर्द्रता में बार बार होने वाले परिवर्तनों से नमक क्रिस्टल के विकास शुरू हो जाते हैं। तो इसी को ही हेलोप्लास्टिक प्रोसेस कहा जाता है। अगली न्यूज़ है फरजद-बी गैस क्षेत्र। ये सब आपको पता होना चाहिए कि फरजद-बी गैस फील्ड जो है वो ईरान में स्थित है। अभी इसमें क्या हुआ है कि हाल ही में इस साल ये किया गया है, आप मई मंथ में अभी ऐसा हुआ था कि ईरान ने जो हमारी तेल कंपनी है, इंडियन तेल कंपनी, उनसे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वापस ले लिया है यहाँ से गैस का प्रोडक्शन करने का। तो घरेलू गैस उत्पादक और लेकर वापस किसको दे दिया है, इन्हीं के ही जो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर हैं पेट्रोपर्स जो है ईरान की एक डोमेस्टिक कंपनी है, इसी को ही फरजद-बी गैस फील्ड दे दिया है। अभी क्या है, फरजद-बी गैस क्षेत्र ईरानी संप्रभुता के नियंत्रण में फारस की खाड़ी में स्थित एक अपतटीय प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। तो ये एक तो अपतटीय है और ये प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। ये देखिए, ये है पूरा इसका फरजद-बी गैस फील्ड का क्षेत्र। तो यहाँ पर आता है, ये जो आता है ये फारस की खाड़ी से में ईरान के क्षेत्र में आता है। गैस क्षेत्र की खोज 2008 में सरकारी स्वामित्व वाली ओएनजीसी विदेश, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ऑयल इंडिया के नेतृत्व में 3 भारतीय कंपनियों के एक संघ द्वारा की गई थी। यानी कि इसकी खोज कब की गई थी, 2008 में। किन के द्वारा, हमारी ओएनजीसी विदेश के द्वारा, ओएनजीसी विदेश, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और तीसरी ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, इन 3 कंपनियों के द्वारा इसकी खोज की गई थी। गैस क्षेत्र में 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का भंडार है, करीब 60% वसूली योग्य है और लगभग 5,000 बैरल प्रति बिलियन क्यूबिक फीट गैस का गैस कंडेंसेट भी है। अब अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद ये सौदा कैंसिल किया गया है। अब 2010 की शुरुआत में अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा ईरान के खिलाफ द्वितीयक प्रतिबंधों के कारण गैस क्षेत्र को विकसित करने के लिए कंसोर्टियम और नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी के बीच बातचीत रुक गई थी। इसकी वजह से फिर JCPOA साइन किया गया, जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन, और उसको जब डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने रद्द किया तो उसका सीधा संबंध भारत ईरान के संबंधों पर पड़ा, जिसकी वजह से भारत को अपना सारी गतिविधियां, अपने सारे बायलैटरल ट्रेड्स ईरान से रोकने पड़े। जबकि ईरान से हमारे ट्रेड के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो सबसे बड़ा ये था कि हम जो तेल इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं विभिन्न देशों से, उसमें एक समय सीमा होती है कि 30 दिन के अंदर हमें पैसा चुकाना है, लेकिन ईरान हमें स्पेशली 60 दिन की समय सीमा देता था। तो पहला फ़ायदा तो हमें ये था। दूसरा फ़ायदा ये था कि इस 60 दिन की तो समय सीमा देता था, जो कि सारे देश 30 दिन की ही देते हैं। दूसरी बात ये थी कि ईरान इन सारे देशों के मुकाबले हमें कम पैसों पर ये ईंधन देता था, क्रूड ऑयल देता था। तीसरी चीज़ ये थी कि कभी कभी जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट क्या करती थी कि इंडिया का हमारा बायलैटरल ट्रेड सिर्फ तेल को लेकर नहीं है, क्रूड ऑयल को लेकर नहीं था। ईरान से बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ से चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट भी की जाती हैं, तो वो वहाँ पर उसको बिना पैसे के मतलब चेंज कर लिया जाता था, जो हमें हमारा फॉरेन रिजर्व भी यहाँ से नहीं जाता था, हमें उसी के पैसे के बदले उसी की रकम के अनुसार, पैसे के अनुसार उसको एक्सचेंज कर दिया जाता था। तो ये काफ़ी सारी सुविधाएं ईरान से मौजूद थी। लेकिन प्रतिबंधों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप के भारत सरकार पर दबाव पड़ा अमेरिका का, और हमने यहाँ से बहुत ज़्यादा तेल कट कर दिया। अब लगभग जितनी भी आपूर्ति होती है हमारे पास क्रूड ऑयल की, उसका लगभग 10% ही पिछले अप्रैल या मई तक रह गया था, वो भी शायद अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है हमारा ईरान से जो तेल इंपोर्ट है। हालांकि अब उसको दोबारा से खोलने की, शुरू करने की बात चल रही है। तो मई 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका के JCPOA से हटने और ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों की बहाली के बाद ये वार्ता टूट गई। तो ये कुछ इसके बारे में बताया गया है। अगली न्यूज़ है हमारी माउंट न्यारागोंगो। तो काफ़ी सारे ज्वालामुखी इस बार न्यूज़ में है। एक तो सबसे ज़्यादा जो इंडोनेशिया में विस्फोट हुए हैं वो, फिर उसके बाद कुछ इटली में हुए हैं वो, और कुछ साउथ अमेरिका में हुए हैं वो। ये सारे ज्वालामुखी आपको पता होना चाहिए, इनकी लोकेशन पता होना चाहिए और उनके टाइप्स पता होना चाहिए, कौन से किस टाइप के ज्वालामुखी हैं।
एक्टिव ज्वालामुखी, फिर स्ट्रेटो ज्वालामुखी। तो जो टाइप होते हैं वो आपने पढ़े होंगे सविंदर सिंह में, आपको ही पता होना चाहिए कि कौन सा ज्वालामुखी किस टाइप का है। तो इसमें क्या बताया गया, माउंट न्यारागोंगो अल्बर्टाइन रिफ्ट से जुड़े विरुंगा पर्वत में 3470 मीटर की ऊंचाई के साथ एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है, एक्टिव स्ट्रेटो ज्वालामुखी। ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में स्थित है। विरुंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किवू झील से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। आप देख सकते हैं ये कांगो जो है आपका पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है और लगभग बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि बिल्कुल करीब है अटलांटिक ओशियन के। आगे है इसमें ये क्रेटर, इसका जो क्रेटर है, यानी कि क्रेटर क्या होता है, जैसे कि कोई ज्वालामुखी होता है तो ज्वालामुखी का जो ऊपर का हिस्सा होता है ये क्रेटर होता है, क्रेटर इसका 1 मील चौड़ा है, यानी कि 1 माइल इसकी चौड़ाई है। न्यारागोंगो की लावा झील कभी कभी इतिहास में सबसे अधिक ज्ञात लावा झील रही है। न्यारागोंगो और निकटवर्ती गिरा अफ्रीका के ऐतिहासिक ज्वालामुखी विस्फोटों के 40% के साथ जिम्मेदार हैं। तो ये लगभग देखिए अटलांटिक ओशन से ये अपनी सीमा टच करता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो यहीं पर ही न्यारागोंगो वॉल्केनो है, इसका इरप्शन हुआ है। अगली न्यूज़ हमारी गलवान वैली, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी आपने इस साल हमारे चाइना के इशू की वजह से। गलवान वैली पूर्वी लद्दाख में की गलवान घाटी, यानी कि तो ये पता होना चाहिए आपको, ये लद्दाख में है, ईस्टर्न लद्दाख में गलवान वैली है। घाटी उस भूमि को संदर्भित करती है जो गलवान नदी को बहने वाली पहाड़ों के बीच पड़ती है। नदी का स्रोत LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन की तरफ अक्साई चीन में है और ये पूर्व से लद्दाख तक बहती है, यानी कि ईस्ट साइड से निकलती है और लद्दाख तक बहती है। कौन सी? गलवान नदी। जहाँ तक LAC की भारत की तरफ श्योक नदी से मिलती है। घाटी रणनीतिक रूप से पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन, वर्तमान में चीन द्वारा इसके बीच स्थित है। ये जो गलवान वैली है ये अक्साई चीन और लद्दाख, पश्चिम में लद्दाख की और पूर्व में अक्साई चीन के बीच स्थित है। यहाँ पर ये जो स्थित ये एरिया है, देखिए ये पूरा एरिया जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये सारा अक्साई चीन का एरिया है जो कि अभी चाइना के कंट्रोल में है। और यहाँ पर ये गलवान वैली है, इसके बॉर्डर पर हमारे अक्साई चीन वाले क्षेत्र पर और ईस्टर्न लद्दाख के बॉर्डर पर ये गलवान वैली है। तो ये हमारे लद्दाख के रीजन के पूर्व में पड़ती है, लद्दाख के पूर्व में पड़ती है। अब इसके पश्चिमी छोर पर श्योक नदी और दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड ओल्डी सड़क है। तो दौलत बेग ओल्डी सड़क के बारे में भी आपने नाम सुना होगा, दौलत बेग ओल्डी रोड। ये काफ़ी साल पुराना है, ये हालांकि 3-4 साल हुए इसको बनाए हुए। तो ये जो है फिर भी अभी न्यूज़ में तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर है, ये आपके इस रीजन में है, गलवान वैली वाले रीजन में है। इसका पूर्वी मुहाना चीन की महत्वपूर्ण शियांजांग तिब्बत सड़क से ज़्यादा दूर नहीं है, जिसे अब G219 राजमार्ग कहा जाता है। G219 राजमार्ग यानी कि ये चाइना के क्षेत्र में ये राजमार्ग है, इसको G219 राजमार्ग वहाँ पर कहा जाता है, दौलत बेग ओल्डी रोड। अगली न्यूज़ हमारी गुजरात के बन्नी घास मैदान, बन्नी ग्रासलैंड। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बन्नी ग्रासलैंड कहाँ पर है, ये गुजरात में है बन्नी ग्रासलैंड। दुनिया के एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान। तो इसमें क्या किया गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहाँ पर बन्नी घास के मैदानों से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। तो इसका स्थान कहाँ है, ये कच्छ ज़िले में, गुजरात में कच्छ का रण। ये 2 परितंत्रों शुष्क घास के मैदान और आर्द्र भूमि का मिश्रण है। यानी कि देखिए इकोटोन वाला जो आपने सुना होगा, इकोटोन, तो ये क्या होता है, ये 2 अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों के मिलन का क्षेत्र होता है इकोटोन। तो ये क्या है, यहाँ पर शुष्क घास के मैदान और आर्द्र भूमि, ये दोनों का मिश्रण वाला एरिया है, इसलिए ये एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है, एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान। ये क्षेत्र में खानाबदोश चरवाहा समुदाय मालधारी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, मालधारी ये कम्युनिटी यहाँ पर पाई जाती है। इस समुदाय को अपने सामुदायिक वन अधिकारों को बनाए रखने के भी यहाँ पर परमिशन है। इसका संरक्षण 1955 में भारतीय वन अधिनियम 1927 यानी कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत ये संरक्षित वन के रूप में घोषित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने बन्नी घास के मैदान और नारायण सरोवर अभ्यारण्य भारत में चीता के अंतिम शेष निवास स्थान के रूप में परिभाषित किया है। यानी कि यहाँ पर जो नारायण सरोवर अभ्यारण्य है इसको आखिरी चीता यानी कि चीता केवल यहीं पर ही पाया जाता है, अंतिम शेष निवास स्थान के रूप में घोषित किया है। मालधारी जो है, मालधारी बन्नी घास में रहने वाले एक आदिवासी चरवाहा समूह है, चरवाहा समुदाय है, मूल रूप से खानाबदोश है। जूनागढ़ जो रियासत में आपने पढ़ा होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट में, जूनागढ़ रियासत में ये बसने के बाद मालधारी के रूप में माने जाने लगे। मालधारी का शाब्दिक अर्थ होता है पशु स्टॉक या माल का रखवाला। माल का मतलब आप समझ रहे होंगे गुड्स,
यानी कि लगेज या गुड्स या धारी उसको धारण करने वाला, तो माल को रखने वाला मालधारी। पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, भैंस और ऊँट शामिल हैं। गिर रमन जो राष्ट्रीय उद्यान लगभग 8400 मालधारियों का घर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर मालधारी नामक कम्युनिटी पाई जाती है। आगे है इसमें लास्ट न्यूज़ हमारी इस मई करंट अफेयर्स की शाही लीची। तो शाही लीची कहाँ से रिलेटेड है? पहला आपको लीची के नाम से ही पता चलना चाहिए कि ये बिहार से रिलेटेड न्यूज़ है। तो इसको अभी हाल ही में क्या किया गया है, इसको GI सर्टिफिकेशन दिया गया है, जोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेशन दिया गया है। उससे फ़ायदा क्या होता है? एक तो इसको अपनी पहचान मिल जाती है, दूसरा चीज़ इसके नाम पर इस नाम से कोई अन्य प्रोड्यूसर झूठ बोलकर ऐसे पदार्थ को बेच नहीं सकता। तीसरा, इसका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट भी बढ़ जाता है। तो शाही लीची बिहार की ऐसा चौथा GI प्रोडक्ट है जिसको GI सर्टिफिकेशन दिया गया है। अभी यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम को इसका एक्सपोर्ट किया गया है। अब यहाँ पर जो बाकी के 3 हैं जिनको बिहार में GI टैग प्राप्त है वो है जर्दालू आम, कतरनी चावल और मगही पान। इनको 2018 में बिहार से GI प्रमाणन प्राप्त करने वाली शाही लीची चौथा कृषि उत्पाद था। यानी कि 2018 में ही शाही लीची को इसको क्या किया गया था, GI सर्टिफिकेट दे दिया गया था। लेकिन अभी क्या हुआ है इसलिए न्यूज़ में, क्योंकि इसको यूनाइटेड किंगडम को ये एक्सपोर्ट किया गया है। चीन के बाद भारत में दुनिया में लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला आपका कौन सा देश है लीची का? वो है चाइना। उसके बाद हमारा इंडिया। लीची का पारभासी सुगंधित अरिल खाने योग्य मांस भारत में टेबल फल के रूप में लोकप्रिय है, जबकि चीन और जापान में इसे सूखे या डिब्बाबंद रूप में पसंद किया जाता है। लीची के उत्पादन के मामले में बिहार प्रथम स्थान पर है। मुजफ्फरपुर की लीची वैशाली, समस्तीपुर, चंपारण, बेगूसराय जिलों और बिहार के आसपास के क्षेत्रों में शाही लीची उगाने के लिए अनुकूल जलवायु है। तो ये हमारी मई मंथ की करंट अफेयर्स थी। अब हम शुरू करते हैं जून 2021 की ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स। इसमें हमारी पहली न्यूज़ है देविका परियोजना। देविका परियोजना क्या है? देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल द्वारा शुरू की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पर्सनल ट्रेनिंग एंड पेंशन, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड पेंशन, इसने देविका परियोजना अभी शुरू की है। ये क्या है? ये उधमपुर, जम्मू कश्मीर में स्थित उत्तर भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना है। ये क्या है? ये राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत 190 करोड़ रुपए की परियोजना है जो 2019 में शुरू हुई थी। देखिए, ये 2019 में से शुरू किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और पेंशन की ये योजना है और नदी संरक्षण योजना है, यानी कि नदी के ये रिवर्स के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। अब ये परियोजना के तहत क्या क्या गतिविधियाँ शामिल हैं? देखिए, देविका नदी इसके तट पर स्नान यानी कि घाट विकसित करना, अतिक्रमण हटाना, प्राकृतिक जल निकायों का जीर्णोद्धार करना यानी कि रिनोवेशन करना, शमशान घाट के साथ जल ग्रहण क्षेत्रों का विकास करना। इस परियोजना में 8 LMD, MLD, 4 MLD और 1.6 MLD की क्षमता के 3 सीवेज उपचार संयंत्र बनाना शामिल है। देविका नदी के बारे में कुछ देख लेते हैं फैक्ट। ये बहुत धार्मिक महत्व रखती है। हिंदुओं द्वारा गंगा नदी की बहन के रूप में पूजनीय है। ये नीला मुनि द्वारा 7वीं शताब्दी में लिखे गए नीलमत पुराण में इसका उल्लेख किया गया है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देविका नदी का निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, नीलमंत या आपका तमिल साहित्य। तो इस तरह से आपसे ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि नीलमंत पुराण में इसका उल्लेख किया गया है। देविका नदी मदर देशों के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए स्वयं देवी पार्वती की अभिव्यक्ति है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में पहाड़ी सुधा महादेव मंदिर से निकलती है। सुधा महादेव मंदिर से निकलती है और पश्चिमी पंजाब जो कि अब पाकिस्तान में है इसकी ओर बहती है और रावी नदी में मिल जाती है। तो फिर से हम एक बार देख लेते हैं। सिंधु, इसके बाद आपका इससे नीचे आती है झेलम। सिंधु सबसे ऊपर है, उसके बाद झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो ये क्या किससे मिल जाती है? ये रावी नदी से मिल जाती है। रावी, ब्यास, सतलुज, तो इस नदी से ये पाकिस्तान में मिल जाती है। अगली न्यूज़ है हमारी लामू बंदरगाह, लामू पोर्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि लामू पोर्ट कहाँ पर है। तो लामू पोर्ट कहाँ पर है? ये कीनिया का पोर्ट है। कीनिया आपका इंडियन ओशियन से लगा हुआ है, यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न कंट्री है। तो ये नवीनतम यहाँ पर मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना लामू बंदरगाह पर शुरू की है। लामू कीनिया में मोम्बासा के उत्तर में यहाँ पर लामू पोर्ट एक छोटा द्वीप समूह है। दक्षिण सूडान और इथियोपिया के बीच एक महत्वाकांक्षी परिवहन गलियारे का एक हिस्सा है। ये डेडिकेटेड जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसका एक हिस्सा है। लामू बंदरगाह मोम्बासा के बाद केनिया का दूसरा गहरे पानी वाला बंदरगाह होने जा रहा है। ये बंदरगाह 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लामू पोर्ट साउथ सूडान इथियोपिया ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा है। यानी कि ये इसको अमेरिकी डॉलर के साथ लामू पोर्ट साउथ सूडान इथियोपिया ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा बनाया जा रहा है। इसका निर्माण चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हमारे शिप्स जाते हैं, कार्गो शिप्स, वो यहाँ से रेड सी की तरफ जो जाते हैं, ये यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंडिया की बहुत बड़ी दिक्कत है इंडिया के लिए, क्योंकि जो कीनिया के संबंध
चाइना से अच्छे हो रहे हैं, जिसकी वजह से मोम्बासा पोर्ट और अब लामू पोर्ट को भी चाइना के कंस्ट्रक्शन के लिए दे दिया गया है। तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है हमारी कृत्रिम द्वीप लिनेट होम एन आर्टिफिशियल आइलैंड। लिंटन होम नाम का एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जा रहा है, किसके द्वारा? डेनमार्क ने कोपनहेगन, डेनमार्क की राजधानी बाल्टिक सागर के पास ये कृत्रिम द्वीप लिल्टन होम के निर्माण की मंजूरी दी है। ये क्या है? 275 हेक्टेयर की परियोजना को 35,000 लोगों के लिए एक आवास और व्यावसायिक जिले के रूप में डिज़ाइन किया गया है। इसे कोपनहेगन और आसपास के क्षेत्रों में निर्माण परियोजना से मिट्टी का उपयोग करके बनाया जाएगा। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाल ही में कृत्रिम द्वीप अभी लिल्टन होम के नाम से कहाँ बनाया जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि बाल्टिक सागर में बनाया जा रहा है, बाल्टिक सी में। दूसरी चीज़ किसके द्वारा? डेनमार्क के द्वारा। तो ये 2 फैक्ट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ है हमारी दगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, दगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सबसे पहले सुपौल जिले में कोसी नदी पर दगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का कार्यान्वयन NHPC लिमिटेड और बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर अभी हस्ताक्षर किए गए हैं। देखिए, ये परियोजना कोसी नदी पर भीमनगर बैराज से लगभग 22.5 किलोमीटर दाहिने किनारे पर गांव दगमारा और बाएं किनारे पर सिमरी के पास स्थित है। ये एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। रन ऑफ द रिवर परियोजना क्या होती है? रन ऑफ द रिवर परियोजना ऐसी बिजली परियोजनाएं होती हैं जो पानी द्वारा, जो पानी की स्पीड पर, जो पानी की जो स्पीड होती है उसकी मैकेनिकल ऊर्जा का यूज़ करके, मैकेनिकल ऊर्जा का यूज़ करके क्या करती हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन करती हैं। मैकेनिकल एनर्जी को, गतिज ऊर्जा को क्या करती हैं? काइनेटिक एनर्जी को, जिसे आप कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। टरबाइन और जनरेटर का प्रयोग करके ये कन्वर्ट कर देती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आगे है इसमें ये पाइपलाइन या दबाव वाली पाइपलाइन में भेज दिया जाता है। इस परियोजना की कुल क्षमता 130 मेगावाट ऊर्जा पैदा करने की होगी, जिसमें बिजली उत्पादन के 7.65 मेगावाट की 17 इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। इस परियोजना के निर्माण की अनुमानित लागत 2,478 करोड़ रुपये। इसका महत्व, जहाँ तक हरित ऊर्जा का संबंध है, ये बिहार के बिजली क्षेत्र के परिदृश्य में एक ऐतिहासिक परियोजना होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए ये बिहार के अंदर बनाई जा रही है, बिहार में बनाई जा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि कौन सी नदी पर है? कोसी नदी पर बनाई जा रही है। रन ऑफ द रिवर परियोजना है। स्वच्छ और हरित बिजली पैदा करने के अलावा निष्पादन क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देगी और रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। अब आगे कोसी नदी के बारे में देख लेते हैं। कोसी एक सीमा पार नदी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर बहती है। तिब्बत, नेपाल और भारत, इसका स्रोत तिब्बत में है। प्रमुख सहायक नदियाँ इसकी कौन सी हैं? सूर्यकोसी, अरुण और तैमूर। इसकी अस्थिर प्रकृति मार्ग में परिवर्तन का कारण बनती है। भारत में ब्रह्मपुत्र के बाद कोसी में अधिकतम मात्रा में गाद और रेत आती है। अत्यधिक बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। ये बिहार का शोक कहलाती है। और एक और नदी है जो बंगाल का शोक कहलाती है। कौन सी है वो? बंगाल का शोक कहलाती है। अगली न्यूज़ है हमारी गहरा महासागर मिशन, डीप ओशियन मिशन। डीप ओशियन मिशन क्या है? ये कैबिनेट समिति ने डीप ओशियन मिशन पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। देखिए, आपको पहले ही तो ये पता होना चाहिए कि डीप ओशियन मिशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज का एक मिशन है। डीप ओशियन मिशन का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? संसाधनों के लिए गहरे समुद्र का पता लगाना, यानी कि गहरे समुद्र में, डीप ओशियंस में रिसोर्सेज का पता लगाना, ये इसका उद्देश्य है। साथ ही महासागरीय साधनों के सतत उपयोग, यानी कि सस्टेनेबल इसके यूजेज के लिए इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। यानी कि डीप ओशियंस में जो रिसोर्स मिलेंगे उसका सस्टेनेबल यूज़ किया जाए, इसके लिए ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करना है। नोडल मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस मिशन को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय होगा। आगे इसमें मिशन की अवधि, मिशन को चरणबद्ध तरीके से 5 साल की अवधि में लागू किया जाएगा। पहला चरण 3 साल का होगा। अब मिशन के प्रमुख घटक क्या हैं? वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ 3 लोगों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए एक मानवयुक्त पनडुब्बी विकसित की जाएगी। महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास किया जाएगा। रोगाणुओं सहित गहरे समुद्री वनस्पतियों, जीवों की खोज के लिए घटक का विकास और उनका सतत उपयोग करने के तरीकों का अध्ययन किया जाएगा। अगला घटक हाइड्रोथर्मल खनिजों के संभावित स्रोतों का पता लगाना और उनकी पहचान करना है, जो हिंद महासागर में मध्य महासागरीय लकीरों के साथ पृथ्वी की पपड़ी से, क्रस्ट से बनने वाली कीमती धातुओं के स्रोत हैं। आगे इसमें अपतटीय महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण संचालित विलवणीकरण संयंत्रों के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन का अध्ययन और तैयारी करने का एक घटक है। अंतिम घटक का उद्देश्य महासागर जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विशेषज्ञों को तैयार करना है। इस घटक का उद्देश्य ऑन साइट बिजनेस इंक्यूबेटर सुविधाओं के माध्यम से अनुसंधान को औद्योगिक अनुप्रयोगों और उत्पाद में विकास में अनुवाद करना है। इसका महत्व,
मिशन भारत के विशाल विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय शेल्फ का पता लगाने के प्रयासों को बढ़ावा देगा और ये योजना भारत को मध्य हिंद महासागर बेसिन में संसाधनों का दोहन करने की क्षमता विकसित करने में सक्षम बनाएगी। तो डीप ओशियन मिशन हमारा कौन से ओशन से रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए हिंद महासागर से, इंडियन ओशियन से रिलेटेड है, इंडियन ओशियन से रिलेटेड, क्योंकि हमारी जो सीमा है इंडियन ओशियन से ही लगती है। इसलिए हम ऐसा नहीं है कि जाकर रिसर्च करना शुरू कर देंगे किसी और समुद्र में, प्रशांत में या अटलांटिक महासागर में। तो ये आपका कॉमन सेंस पर भी डिपेंड करता है। अगली न्यूज़ है हमारी येलो गोल्ड 48। येलो गोल्ड 48 ये क्या है? ये बेयर जर्मनी की एक कंपनी है। इसने भारत में सेमेनिस ब्रांड के तहत पहली बार पीले तरबूज की किस्म लॉन्च की है। पीला किस्म यानी कि येलो एक तरबूज है, येलो वाटरमेलन की किस्म है, येलो वाटरमेलन की किस्म। आपको देखने में फोटो में लग रहा होगा कि पपीता है, नहीं पपीता नहीं है, ये येलो गोल्ड 48 है, येलो गोल्ड 48। तो इसकी एक किस्म लॉन्च की है। इसकी पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जर्मनी की कंपनी है बेयर या बायर, इसने लॉन्च की है। दूसरी किसकी किस्म है? वाटरमेलन की। ये वैश्विक अनुसंधान और विकास प्रयासों के हिस्से के रूप में बेहतर जर्म प्लाज्म से विकसित किया गया है। अक्टूबर से फरवरी तक खेती के लिए और अप्रैल से कटाई के लिए सबसे उपयुक्त है और जुलाई के मध्य तक बाजार में उपलब्ध रहेगी। आगे इसमें 2 साल के स्थानीय परीक्षणों के बाद इसे भारत में व्यावसायिक रूप से पेश किया गया है। कंपनी उत्पादकों को सीधे बड़े खरीदारों और खाद्य खुदरा स्टोर से जोड़कर उनके लिए बाजार संपर्क भी बना रही है। इसका महत्व क्या है? इसकी उच्च उपज और आय क्षमता और तरबूज उत्पादकों को नई श्रेणियों में विविधता लाने और विदेशी फलों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सशक्त बनाया गया है। तरबूज उत्पादकों को बढ़ी हुई उपज क्षमता, बेहतर रोग और कीट सहनशीलता और उच्च रिटर्न से लाभ हो सकता है इसमें। अगली न्यूज़ है हमारी सेंट विंसेंट और द ग्रेनाडाइंस। सेंट विंसेंट द ग्रेनाडाइंस ये क्या है? ये सेंट विंसेंट और द ग्रेनाडाइंस के बीच करों के संबंध में सूचना के आदान प्रदान और संग्रह में सहायता के समझौते की मंजूरी दी है। अभी क्या हुआ है कि इंडिया और ये 2 आइलैंड जो है सेंट विंसेंट और द ग्रेनाडाइंस ये 2 आइलैंड हैं। इन आइलैंड्स को के बीच क्या किया गया है? जैसे कि सिंगापुर, मॉरिशस है, यहाँ पर डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी है, अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। तो इसी तरह का कुछ एग्रीमेंट टैक्स से रिलेटेड इन देशों के साथ किया गया है या इन आइलैंड्स के साथ किया गया है, क्योंकि ये टैक्स हेवन आइलैंड्स माने जाते हैं। ये कैरिबियन में एक द्वीप देश है। जो आपने देखा होगा कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच ये एरिया आता है, इधर आपका अटलांटिक ओशन आ जाता है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर कैरिबियन आइलैंड है, जैसे वेस्ट इंडीज़, क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, तो यहीं पर ही ये आइलैंड पाए जाते हैं। ये लैंसर एंटिलस के दक्षिण पूर्वी विंडर द्वीप समूह में स्थित है। कैरिबियन सागर की पूर्वी सीमा के दक्षिणी छोर पर वेस्ट इंडीज़ में स्थित है, बाद में अटलांटिक महासागर से मिलता है। आगे इसमें समझौता क्या है? मुख्य रूप से दोनों देशों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करना और कर दावों के संग्रह में एक दूसरे की सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। इसका लाभ क्या है? ये समझौता दोनों देशों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा कानूनी लाभकारी स्वामित्व के बारे में जानकारी को साझा करना इसमें शामिल है। अगली न्यूज़ है हमारी दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशियन। अब ये क्या है? ये नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका ने अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन है उसने एक 5वें ओशियन के बारे में बताया है। अब तक आपने सुना होगा कि 4 ही ओशियन है, आपका पैसिफिक, अटलांटिक, आपका इंडियन ओशियन और फिर चौथा कौन सा है? पैसिफिक है, आपका अटलांटिक है, तो कौन सा है? आपका आर्कटिक। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन। अब इसमें क्या है? अभी 5वें ओशियन की भी खोज की गई है। अब इसमें नाम में परिवर्तन दुनिया के महासागरों के संरक्षण के लिए नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के पहल के अनुरूप है। इसमें आगे बताया गया है, देखिए 3 अन्य महासागरों को छूता है। ये जो 3 अन्य महासागर हैं इनकी सीमा को छूता है। इसकी उत्तरी सीमा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है ये इस सागर की उत्तरी सीमा, महासागर की। इसे इसके अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट द्वारा भी परिभाषित किया गया है। 34 मिलियन वर्ष पहले बना था। कुछ बताया गया इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब इसमें मान्यता रिकॉग्निशन क्या है? ये IHO ने 1937 में दक्षिणी महासागर को अंटार्कटिका के आसपास पानी के एक अलग निकाय के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन 1953 में इसे निरस्त कर दिया गया था। लेकिन अब क्या हुआ है, इसको दोबारा से मान्यता दे दी गई है नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन ने, और इसमें अब इसको 5वें महासागर के रूप में नामित कर दिया गया है। इसको 5वें महासागर के रूप में नामित कर दिया गया है। देखिए ये इंडियन ओशन है आपका, अटलांटिक है, फिर ये पैसिफिक ओशन है, ये आर्कटिक ओशन है आपका नॉर्थ पोल पर, और ये सदर्न ओशन है ये आपका साउथ पोल पर। लेकिन इसका नाम क्या है? सदर्न ओशियन। और इसका जो उत्तरी हिस्सा है वो 60 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड है। 60 डिग्री का जो लैटिट्यूड है वो इसका उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी सीमा है। अब हम शुरू करते हैं जुलाई 2021 के ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स। इसमें हमारी पहली न्यूज़ है हमारी ग्लेशियर लेक एटलस। किसके द्वारा शुरू किया गया है? ग्लेशियर
लेक एटलस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि ये इंडिया की परियोजना है। रिसोर्स सेट 2 लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर 4 उपग्रह डेटा का उपयोग करके इसको बनाया जा रहा है, मानचित्रण इसका किया जा रहा है। आगे है इसमें ये एटलस नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इंडिया पोर्टल और नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के वेबसाइट के भुवन पोर्टल पर उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना एनएचपी भुवन पोर्टल एनएचपी के तहत द्वारा की गई पहलों पर जानकारी का भंडार होगा। पोर्टल में एनआरसी द्वारा विकसित किए जा रहा है एनआरएससी द्वारा विकसित किए जा रहे रिपोर्ट और ज्ञान उत्पादन को डाउनलोड करने की भी सुविधा होगी। आगे इसमें राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से शुरू किया गया था। उद्देश्य जल संसाधनों की जानकारी की सीमा और पहुंच में सुधार करना, पूरे भारत में बेहतर जल संसाधन खोज योजना और प्रबंधन को सक्षम करने के लिए संस्थागत क्षमता को मजबूत करना। इसके घटक परियोजना में 4 व्यापक घटक शामिल हैं। पहला है स्वास्थ्य सब स्थानीय यानी कि इन सितु निगरानी प्रणाली में सुधार करना, स्थानिक एंडेमिक सूचना प्रणाली में सुधार करना, जल संसाधन संचालन और मजबूत अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना, जल संसाधन संस्थानों को मजबूत करना और क्षमता निर्माण और कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी इसकी राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। अगली न्यूज़ है हमारी लास्ट आइस एरिया। लास्ट आइस एरिया ये क्या है? सबसे पहले तो पता होना चाहिए ये ग्रीनलैंड के उत्तर में है। ग्रीनलैंड के उत्तर में आर्कटिक की बर्फ में स्थित लास्ट आइस एरिया ये पिघल रहा है, इसलिए न्यूज़ में है। ये क्षेत्र कनाडा के नुनुवात क्षेत्र में ग्रीनलैंड और एल्समेरे द्वीप के उत्तर में स्थित है, यानी कि जो कनाडा का नुनुवात क्षेत्र है, कनाडा का जो नुनुवात प्रांत है, इसके उत्तर में लास्ट आइस एरिया, ये लास्ट आइस एरिया है। ये आपका नॉर्थ पोल का फोटो है, नॉर्थ पोल की इमेज है। यह कनाडा के नुनुवात क्षेत्र और ग्रीनलैंड के एल्समेरे आइलैंड के उत्तर में ये स्थित है। इस क्षेत्र को ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने के लिए काफ़ी मजबूत माना जाता था, लेकिन अब ये भी पिघल रहा है। इस क्षेत्र को ऐसा माना जाता था कि यहाँ की बर्फ़ नहीं पिघल सकती, लेकिन अब ये लास्ट आइस एरिया भी पिघल रहा है। ग्रीष्मकालीन बर्फ़ के कुल गायब होने का अनुमान 2040 तक लगाया गया था। हालांकि लास्ट आइस एरिया अपवाद था, यानी कि जितनी भी ग्रीष्मकालीन बर्फ़ है, यानी कि जो भी ऐसा ग्लेशियर्स हैं जो आपके ट्रॉपिकल या टेम्परेट रीजन में आते हैं, टेम्परेट रीजन में, तो उनके पिघलने का अनुमान 2040 तक लगाया गया था। लेकिन इसका अनुमान नहीं लगाया गया था कि ये भी पिघल जाएगा, ये भी पिघलने लगेगा, लेकिन अब इतना क्लाइमेट की वजह से इस पर भी असर पड़ने लगा है। आगे विश्व वन्य जीव कोष कनाडा को इस क्षेत्र को अंतिम बर्फ क्षेत्र कहने वाला पहला माना जाता था, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने सबसे पहले इस शब्द को ये शब्द दिया था लास्ट आइस एरिया। तो ये शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। महत्व ये बर्फ़ पर निर्भर प्रजातियों की मदद करने में सक्षम माना जाता था, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में बर्फ़ पिघल गई थी। इसका उपयोग ध्रुवीय भालुओं द्वारा शिकार करने के लिए किया जाता है। समुद्री बर्फ़ इनपुट के इसके लिए राजमार्ग है इसमें, और इसका उपयोग यात्रा और शिकार करने के लिए करते हैं। समुद्री बर्फ़ इनुइट के लिए एक राजमार्ग है। अगली न्यूज़ है हमारी मिश्री चेरी। तो मिश्री चेरी हमारे लिए बहुत न्यूज़ में। देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ उगाई जाती है। तो ये कश्मीर में उगाई जाती है। चेरी, ये मिश्री एक प्रजाति है चेरी की। चेरी आपने नाम सुना होगा, चेरी एक फल है, इसकी एक प्रजाति का नाम है मिश्री। तो मिश्री एक किस्म की चेरी है। इसका पहला वाणिज्यिक शिपमेंट दुबई को श्रीनगर से निर्यात किया गया। अब मिश्री की चेरी की किस्में न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि इसमें स्वास्थ्य लाभ के साथ विटामिन, खनिज और पौधों के यौगिक भी होते हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर भारत के चेरी की वाणिज्यिक किस्मों के उत्पादन का 95% से अधिक उत्पादन करता है। चेरी की 4 किस्में भारत में उगाई जाती हैं यहाँ पर: डबल, मखमली, मिश्री और इटली। ये अगर आपको ये दिया जाए तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि निम्नलिखित में से कौन सी चेरी की किस्म है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए डबल, इटली, मिश्री और मखमली, ये सारी चेरी की किस्में हैं। मिश्री और मखमली से कहीं ऐसा मत समझ लेना कि ये रेशम की किस्म होगी। तो ये सारी चेरी की किस्में हैं। आगे है इसमें एपिडा द्वारा राष्ट्रीय अंगूर संस्थान केंद्र पुणे में राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला में शिपमेंट में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सहायता प्रदान की, और एपिडा ने राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम पर जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किया है। अगली न्यूज़ है हमारी चावल से रिलेटेड या गेहूँ से रिलेटेड। गेहूँ, भलिया गेहूँ, ये वैरायटी ऑफ वीट है। भलिया क्या है? ये एक गेहूं की वैरायटी है। इसका क्या किया गया है? इसे जीआई संकेतक प्रमाणित भलिया किस्म, इसको ऑलरेडी एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जा चुका है, प्रमाणन दिया जा चुका है। इसकी पहली खेप गुजरात से कीनिया और श्रीलंका को निर्यात की गई। भलिया गेहूँ दाऊ दखानी गेहूँ के नाम से भी जाना जाता है। दाऊ दखानी ये एक प्रकार का लंबा अनाज वाला गेहूँ है। खेती भारत के गुजरात के खंबात की खाड़ी में के उत्तर में भाल क्षेत्र में की जाती है। भाल क्षेत्र में की जाती है, इसीलिए इसका नाम है भालिया गेहूँ, और इसका दूसरा नाम है दाऊ दखानी गेहूँ। कहाँ पर की जाती है इसकी खेती? गुजरात में इसकी खेती की जाती है, और ये ज्योग्राफिकली इंडिकेशन इसको प्राप्त है, सर्टिफाइड है, ज्योग्राफिकली सर्टिफाइड है।
इस गेहूं की किस्म में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, स्वाद में मीठा होता है। भालिया गेहूँ ग्लूटेन से भरपूर होता है। तो आपको पता होगा कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटेन ग्लूटेन पाया जाता है। एक प्रकार का अमीनो एसिड है। विशेषताएं, भालिया गेहूं की अनूठी विशेषता ये है कि ये बिना सिंचाई के बारानी स्थिति में भी उगाया जाता है। गुजरात में लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि में खेती की जाती है। जीआई टैग गेहूं की भालिया किस्म को 2011 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। जीआई प्रमाणन के पंजीकृत मलिक आनंद कृषि विश्वविद्यालय गुजरात है। गुजरात में कौन सा इंस्टीट्यूट प्रदान करता है जीआई प्रमाणन? मलिक आनंद कृषि विश्वविद्यालय। अगली न्यूज़ है हमारी काबो डेलगाडो। काबो डेलगाडो क्या है? ये मोजाम्बिक का एक रीजन है। तो मोजाम्बिक कहाँ पर है? आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, अफ्रीका की कंट्री है, अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पर है। आपका ईस्टर्न कोस्ट पर, ईस्टर्न कोस्ट पर इसका मतलब इसका कोस्ट किससे लगता है? इसका कोस्ट इंडियन ओशन से लगता है। इंडियन ओशन से इसका कोस्ट लगता है। अब ईस्टर्न कोस्ट के इंडियन ओशन के तट पर, यानी कि इंडियन ओशन के वेस्टर्न तट पर ये कंट्री है। और इस कंट्री का जो नॉर्दर्न हिस्सा है उसे कहा जाता है कैब डेलागो। कैबो डेलागो ये मोजाम्बिक का सबसे उत्तरी प्रांत है। ये पूरा एक प्रोविंस है मोजाम्बिक का, उत्तरी सबसे उत्तरी प्रांत। पड़ोसी देश तंजानिया की सीमा के साथ ये नामपुला और नियासा के प्रांतों की सीमा में है। इस क्षेत्र में मकोड़े जनजाति का एक जातीय गण है। यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है मकोड़े। कहाँ पर? मोजाम्बिक में, जिसमें मकुआ और मवानी प्रमुख जातियाँ अल्पसंख्यक हैं। यानी कि इसमें दूसरी और जनजातियाँ कौन सी है? मकुआ और मवानी, ये सारे माइनॉरिटीज़ हैं। सबसे बड़ी जनजाति यहाँ की कौन सी है? मकोड़े जनजाति। अगली न्यूज़ है हमारी लिवरपूल। लिवरपूल कहाँ पर है? ये इंग्लैंड में है। ये इंग्लैंड का एक शहर है लिवरपूल। इसको विश्व विरासत का दर्जा यहाँ से छीन लिया गया है। लिवरपूल से विश्व विरासत का दर्जा छीन लिया गया है। अब इसलिए ये न्यूज़ में है और बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवरपूल इंग्लैंड में मसी नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर है। चीन की बैठक में यूनेस्को समिति द्वारा गुप्त मतदान के बाद यह निर्णय लिया गया कि इसको लिवरपूल से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो टैग था वो हटा दिया गया। परिणाम इसमें क्या हुआ है कि एफसी स्टेडियम सहित विकास के परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक स्थल को गंभीर गिरावट आई है। 2004 में ताजमहल, मिस्र के पिरामिड और कैंटरबरी कैथेड्रल सहित स्थानों में शामिल होने के कारण शहर को इसके ऐतिहासिक और स्थापत्य प्रभाव की मान्यता में बहुत प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया था। अगली न्यूज़ है हमारी हैती। हैती किसकी न्यूज़ में? हैती भी जैसे कि हमने आपको बताया ये अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न कोस्ट पर, यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी में ही ये सारी कंट्रीज़ हैं। जो कैरेबियन आइलैंड हैं, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, वेस्ट इंडीज़, क्यूबा, ये सारे बहामास, ये सारे वहीं पर ही स्थित हैं। तो हैती भी वहाँ पर स्थित है। हैती के राष्ट्रपति की अभी क्या हुई है? उनके घर पर मौत हुई है, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो हैती कैरेबियन सागर के ग्रेटर एंटिल्स द्वीप समूह में हिस्पानियोला, हमने जो स्पेन का नाम बताया था वो था हिस्पानिया, लेकिन इसका नाम है इसको क्या कहा जाता है? हिस्पानियोला द्वीप कहा जाता है। क्यूबा और जमाइका के पूर्व में, बहामास और तुर्क और केकोस द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित एक देश है। हिस्पानियोला द्वीप के पश्चिमी और 3/8वें हिस्से पर फैला हुआ है। डोमिनिकन गणराज्य का से अपनी सीमा साझा करता है। दक्षिण पश्चिम में नवासा द्वीप का छोटा द्वीप है। हैती इस पर हैती दावा करता है। ये इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ऑ प्रिंस। तो पोर्ट ऑ प्रिंस इसकी राजधानी है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब हमारा इस ईयर का लास्ट हमारा मंथ का करंट अफेयर अगस्त 2021 का ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर देख लेते हैं। इसमें पहली न्यूज़ हमारी दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। ये कहाँ पर है? ये पूर्वी लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में बनाई गई है दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क। ये बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रा पासेज से पर बनाई है। कहाँ पर? तो आपको पता होना चाहिए उमलिंगला दर्रा कहाँ पर है? ईस्टर्न लद्दाख में। 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण। सड़क अब पूर्वी लद्दाख के चुमार सेक्टर से महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगी। बीआरओ के द्वारा प्रोजेक्ट हिमांग के हिस्से के रूप में हासिल इसे बनाया गया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट हिमांग के अंतर्गत इसे बनाया गया है। इसका महत्व स्थानीय आबादी के लिए वरदान साबित होगा, सामाजिक आर्थिक स्थिति को बढ़ाएगा और लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देगा। अब उमलिंगला दर्रा कहाँ है? ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 86 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है और चिसुमले और डैमचौक गांवों को जोड़ता है। अगली न्यूज़ है हमारी ट्यूनीशिया। अब ट्यूनीशिया में क्या हुआ है? ट्यूनीशिया जो है आपका वो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। तो ट्यूनीशिया अफ्रीका का सबसे उत्तरी देश है। उत्तरी अफ्रीका के मगरब क्षेत्र का हिस्सा है। मगरब क्या कहते हैं? देखिए मगरब जो है अरबी का वर्ड है, अरबिक का वर्ड है। मगरब का मतलब होता है वेस्ट, यानी कि इंडिया के अगर वेस्ट में आप देखेंगे तो वेस्ट में ही अफ्रीका पड़ता है। तो ये वेस्ट में, लेकिन इसको जो नाम दिया गया था ये अरब कंट्रीज़ द्वारा दिया गया था। यहाँ की जो अरब कंट्रीज़ थी जो मगरब के क्षेत्र को नाम देती थी वो अफ्रीका के ही संदर्भ में देती थी। तो अफ्रीका को मगरब कहा जाता है, अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्रों को। और अल्जीरिया, लीबिया और भूमध्य सागर से घिरा है।
इसमें एटलस पर्वत का पूर्वी छोर, सहारा मरुस्थल का उत्तरी छोर शामिल है। ट्यूनीशिया अफ्रीका के सबसे उत्तरी बिंदु कैन एजोला का घर है। राजधानी और सबसे बड़ा शहर ट्यूनिस है। इसका अगली न्यूज़ है हमारी आगले का द्वीप, आगले का आइलैंड। ये कहाँ पर है? ये मॉरिशस है। मॉरिशस का इस पर दावा है। इसमें क्या किया गया है? देखिए अभी क्या हुआ है, भारत को अगलेका के सुदूर द्वीप पर एक सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति दी है मॉरिशस ने। तो अगलेका आइलैंड कहाँ पर है? ये आपका इंडियन ओशियन में स्थित है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सेशल्स, मालदीव्स यहाँ पर है, इधर सेशल्स है आपका, ये जमशन आइलैंड, एगालेगा आइलैंड, और ये मेडागास्कर, डियागो गार्सिया, यहाँ जो यूएसए का बेस है जहाँ पर। तो ये आपको यहाँ की लोकेशन और यहाँ नॉर्थ टू साउथ क्रम पता होना चाहिए। यहाँ से एक बार क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा है प्री में। आगलेका द्वीप महासागर में स्थित मॉरिशस के 2 बाहरी द्वीप हैं जो मॉरिशस द्वीप से लगभग 1000 किलोमीटर उत्तर में स्थित हैं। ये द्वीपों का कुल क्षेत्रफल 2600 हेक्टेयर है। ये छोटी सी न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ है हमारी अटलांटिक महासागर की वर्तमान प्रणाली, अटलांटिक ओशियंस करंट सिस्टम, AMOC, अटलांटिक ओशियन करंट सिस्टम। अब ये क्या है? अटलांटिक ओशियन करंट सिस्टम ये महासागरीय धाराओं की एक ऐसा सिस्टम है जो गर्म पानी को उष्णकटिबंध से उत्तर की ओर उत्तरी अटलांटिक में ले जाती है। यानी कि गर्म पानी को ये उत्तरी अटलांटिक में लेके जाती है जहाँ पर का पानी ठंडा होता है, और पानी का प्रवाह ये गर्म ठंडे क्षेत्रों की ओर करती है। अब AMOC काम कैसे करता है? ये कन्वेयर बेल्ट की तरह महासागरीय धाराओं की एक बड़ी प्रणाली है। तापमान और नमक सामग्री में पानी के घनत्व में अंतर को संचालित करती है। जैसे कि आपको पता होगा कि जहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, वाटर वेपराइजेशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर पानी की सैलिनिटी बढ़ जाती है। तो ये क्या करता है? ये गर्म पानी को ठंडे इलाकों में ले जाकर पानी की जो डेंसिटी है या सैलिनिटी है उसको मैनेज करता है या बैलेंस करता है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो गर्म पानी ठंडे क्षेत्रों की तरफ बहने लगता है। अब जैसे कि पता होगा आपको कि ठंडा जो होगा पानी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। हालांकि पानी की गर्म होने से लवण नीचे बैठते हैं तो लवणीय हो जाता है पानी, वाटर वेपर बन के, भाप से बन के पानी उड़ जाता है, तो वो वहाँ का पानी खारा हो जाता है। लेकिन जो डेंसिटी होती है पानी की वो ठंडे पानी की ज़्यादा होती है। तो ठंडा पानी नीचे बैठता है और गर्म पानी हल्का होता है तो ऊपर उठता है। जब पानी ऊपर उठेगा और एक साइड का पानी नीचे बैठेगा तो नीचे बैठा वाला पानी नीचे नीचे अंदर की तरफ गति करेगा समुद्र के अंदर, और जो ऊपर उठता हुआ पानी होगा यानी कि जो हल्का पानी होगा, मतलब जो गर्म पानी होगा, वो उसकी जो सतह होगी वो ऊंची उठ जाएगी, तो वो ढाल की तरफ नीचे की तरफ बहने लगेगा। यानी कि जिधर ढाल होगा ढाल की तरफ होगा ठंडे पानी की तरफ, तो वो ठंडे पानी की तरफ बहने लगेगा। तो इस तरह ये सर्कल फ्रेम होना शुरू हो जाता है। ये तापमान और नमक सामग्री में पानी के घनत्व के अंतर को संचालित करती है। जैसे ही गर्म पानी उत्तर की ओर बढ़ता है वो ठंडा हो जाता है और कुछ वाष्पीकरण होता है जिससे नमक की मात्रा बढ़ जाती है। कम तापमान और एक उच्च लवणीयता पानी को घना बना देती है। ये घना पानी गहरे समुद्र में डूब जाता है। देखिए जब तापमान कम होगा तो और उसमें क्या होगा, वो पानी नीचे बैठेगा। वैसे तो क्या होता है कि जैसे हमने आपको बताया, जब टेम्परेचर बढ़ेगा पानी का तो उसमें से वो वाटर वेपर बन के उड़ेगा, तो जो पानी नमक होगा, नमक थोड़ी उड़ जाएगा, नमक तो नीचे बैठ जाएगा पानी में। इसी तरह तो यहाँ का जो पानी होगा वो सलाइन ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जो डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ठंडे पानी की ज़्यादा होगी। ठंडे पानी की डेंसिटी इसलिए ज़्यादा होती है कि वो ठंडा पानी भारी होता है, वो नीचे बैठेगा, उसकी नीचे बैठने की प्रवृत्ति होगी। तो ठंडा जो गर्म पानी होगा वो ऊपर उठेगा भाप बनकर, तो ऊपर उठकर बहने लगेगा ढाल वाले क्षेत्र की ओर। ठंडा अधिक घनत्व वाला पानी धीरे धीरे सतह से कई किलोमीटर नीचे दक्षिण की ओर फैलता है। जो ठंडा पानी है वो क्योंकि नीचे बैठेगा तो वो नीचे उसकी जो बहाव होगा वो नीचे नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर होगा, महासागरों में नीचे की ओर बहेगा, और जो गर्म पानी है वो सतह के ऊपर बहता है। आखिरकार ये वापस आ जाता है और अपलेविंग नामक प्रक्रिया में गर्म हो जाता है। फिर ये ऊपर को आ जाएगा, जैसे ही गर्म होगा ये गर्म क्षेत्रों में आकर गर्म हो जाएगा तो ये ऊपर को उठने लगेगा फिर से। तो ये अपवेलिंग प्रक्रिया कहलाती है। तो कुछ इसके बारे में न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ हमारी पेंसिलुम्पा ग्लेशियर। पेंसिलुम्पा ग्लेशियर कहाँ है? देखिए पेंसिलुम्पा ग्लेशियर अभी पिघल रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में है। ये कहाँ पर है? ये ग्लेशियर जास्कर रेंज में लद्दाख में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए, ये हमारा भारत का मैप है। काराकोरम, फिर आपकी लद्दाख, फिर जास्कर, इधर आपकी तिब्बत में आ जाती है कैलाश। तो ये जास्कर रेंज में स्थित है। कौन सा ग्लेशियर है? पेंसिलुम्पा। पेंसिलुम्पा ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? पेंसिलुम्पा ग्लेशियर जास्कर रेंज में लद्दाख में स्थित है। पेंसिलुम्पा। तो ये सारे ग्लेशियर आपको बताए गए हैं यहाँ पर। जास्कर रेंज लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में एक पर्वत श्रृंखला है जो जास्कर को लद्दाख से अलग करती है। ये भूवैज्ञानिक रूप से जास्कर रेंज तैथिस महासागर का हिस्सा है। जास्कर रेंज की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर। इसका पूर्वी भाग रूपशू के नाम से जाना जाता है। जो जास्कर रेंज है उसका पूर्वी भाग रूपशू के नाम से जाना जाता है। 23000 फीट ऊंची चोटी नुनकुन इसी सीमा के भीतर स्थित है। लद्दाख को कश्मीर से जोड़ने वाला मार्बल दर्रा और कई अन्य दर्रे इस क्षेत्र में हैं। 13000 फीट ऊंचा जोजिला दर्रा जास्कर रेंज के चरम उत्तर पश्चिम में है। कई पर्वत श्रृंखला ग्रेट हिमालयन पर्वत श्रृंखला का एक शाखा है। कई नदियां श्रेणी की विभिन्न शाखाओं से होकर उत्तर की ओर बहती हैं और महान सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इन नदियों में हनले नदी,
खुरना नदी, जास्कर, सुरू जिसे सिंधु कहते हैं, और शिंगो नदी शामिल है। ये हिमाचल प्रदेश में किन्नूर को स्पीति से अलग करता है, और हिमाचल की सबसे ऊंची चोटियां जास्कर श्रेणी में ही पाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो सारी की सारी जास्कर श्रेणी में ही पाई जाती हैं। तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अगली न्यूज़ है हमारी मवेशी द्वीप, कैटल आइलैंड। कैटल आइलैंड कहाँ है? ये ओडिशा में फैला एक आइलैंड है। मवेशी द्वीप हीराकुंड जलाशय के 3 द्वीपों में से एक है। हीराकुंड जो डैम है या हीराकुंड जो रिजर्वायर है उस पर जो 3 द्वीप बने हुए हैं आइलैंड, उन 3 द्वीपों में से एक आइलैंड का क्या नाम है? मवेशी आइलैंड या कैटल आइलैंड, जो कहाँ पर है? ओडिशा में स्थित है। हाल ही में ओडिशा वन पर्यावरण विभाग द्वारा दर्शनीय स्थल के रूप में चुना गया है। जलमग्न पहाड़ी है और हीराकुंड बांध के निर्माण से पहले ये एक विकसित गाँव था। अगली न्यूज़ है, इसमें हमारी इसका नाम कैसे पड़ा? देखिए, महानदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया था तो बड़ी संख्या में लोग अपने गांवों से विस्थापित हुए। तो उसमें क्या हुआ कि ग्रामीण अपने मवेशियों को अपने साथ नहीं ले जा सके, वहीं छोड़ गए। तो जिस वजह से इस आइलैंड का नाम मवेशी आइलैंड या कैटल आइलैंड पड़ गया। ये अपने मवेशियों को सुनसान गाँवों में छोड़ गए थे। इसके बाद कैटल आइलैंड नाम दिया गया और भूमि का टुकड़ा पानी की विशाल चादर से इसमें घिरा हुआ है। चारों तरफ इसके पानी है और वो छोटा सा भूमि का टुकड़ा है। अब अगला है हमारा सुरंगम प्रणाली, सुरंगम सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। ये अफगानिस्तान की करेज प्रणाली इसमें खतरे में है, इसलिए ये न्यूज़ में है। एक विशेष जल संचयन संरचना को सुरंगम कहा जाता है। एक स्पेशल वाटर स्टोरेज, जैसे कि आपने देखा होगा कि वाटर स्टोरेज की कई प्रणालियाँ तमिलनाडु, हमारे साउथ इंडिया में भी चलती है, जैसे कि तमिलनाडु और केरला के अंदर भी कई सारी प्रणालियों को अपनाया जाता है वाटर को कंजर्व करने के लिए या स्टोर करने के लिए। पीने के पानी को, बारिश के पानी को पीने के उपयोग में लाने के लिए या घरेलू कार्य में उपयोग में लाने के लिए उनको स्टोर किया जाता है। तो इसी तरह की कुछ संरचना है स्पेशल, अफगानिस्तान में यूज़ की जाती है, सुरंगम कहा जाता है जिसे। ये एक क्षैतिज कुआं होता है जिसकी खुदाई ज़्यादातर कठोर लेटेराइट रॉक संरचनाओं में की जाती है। उत्खनन तब तक जारी रहता है जब तक कि अच्छी मात्रा में पानी नहीं मिल जाता। तो इसमें क्या है और आगे, सुरंगम क्वांटा के समान है जो एक बार मेसोपोटामिया और बेबीलोन में लगभग 700 आम युग से पहले मौजूद थे। इसमें कुछ बताया गया है। ये आमतौर पर उत्तरी केरल और दक्षिणी कर्नाटक में पाई जाती है। इस तरह की संरचनाएं कहाँ पर पाई जाती है? हमारे यहाँ इंडिया में केरल और दक्षिणी कर्नाटक में। इसी तरह का करेज प्रणाली है। करेज प्रणाली फारसी सांस्कृतिक मुरिंगस की विरासत है। इसमें करेज एक जल दोहन तकनीक है, यानी कि ये एक वाटर को, पानी को निकालने की तकनीक है। इसमें भूमिगत जल को एक सुरंग द्वारा बाहर लाया जाता है, सतह पर लाया जाता है। इस प्रणाली में किसी यांत्रिक पंप या लिफ्ट का उपयोग नहीं किया जाता। गुरुत्वाकर्षण अकेले भूमिगत स्रोत से पानी लाता है। इस तकनीक की उत्पत्ति फारस में हुई थी, यानी कि ईरान में हुई थी। मध्यकालीन काल के दौरान इसका व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। अगली न्यूज़ है हमारी पंजशीर घाटी, आपने सुना ही होगा इसका नाम, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के आक्रमण की वजह से, तालिबान के कंट्रोल की वजह से। इसमें क्या हुआ, ये पंजशीर नदी से विभाजित है। ये पंजशीर का अर्थ होता है 5 शेर। ये उत्तर मध्य अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत की श्रृंखला के पास एक घाटी है। तो आपको हिंदू कुश और सुलेमान रेंज भी पता होने चाहिए, जो कि 6 क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री में आपको मिल जाएंगी पहले ही चैप्टर में। ये घाटी अफगानिस्तान में जातीय ताजिकों की सबसे बड़ी सघनता का घर है, यानी कि यहाँ की सबसे बड़ी जो जातीय जो एथनिक जो कम्युनिटी है वो कौन सी है? ताजिक। देखिए, आपको पता होगा कि जो वहाँ पर कई सारी कम्युनिटीज़ का निवास है अफगानिस्तान के अंदर, और जो तालिबान कम्युनिटी है, तालिबान जो सत्ता में आया है उसमें एक स्पेशल मेजोरिटी में कौन है? पश्तून पठान वहाँ पर मेजोरिटी में। हालांकि इसमें और भी कई कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन इसमें 60% तक होल्ड जो है वो पश्तून कम्युनिटी का है। लेकिन पूरे अफगानिस्तान के अंदर कई सारी जातियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि पश्तून हैं, आपके कज़ाक हैं, आपके हज़ारा हैं या हाजरा भी जिन्हें कहा जाता है, आपके उज़्बेक हैं। तो इस तरह की कई सारी जातियाँ, ताजिक हैं, ये सारी कई जातियाँ इसमें पाई जाती हैं। लेकिन जो तालिबान गुट है उस गुट के अंदर जो मेजोरिटी ऑफ पीपल हैं वो पश्तून हैं। ये अफगानिस्तान में जातीय ताजिकों की सबसे बड़ी सघनता का एरिया है पंजशीर। इसलिए पंजशीर वैली पर सबसे लास्ट में अफगानिस्तान ने तालिबान ने कब्जा किया है। घाटी पन्ना धातु के लिए भी जानी जाती है। इसका उपयोग अतीत में सत्ता में बैठे लोग खिलाफ प्रतिरोध आंदोलन का वित्त पोषित करने के लिए किया जाता था। तो राजा महमूद गजनवी के लिए एक बांध बनाया गया था 10वीं शताब्दी में। 5 भाइयों ने घाटी में एक बांध बनाया था राजा महमूद गजनवी के लिए। तो इससे भी इसका नाम सिंहों की घाटी या उन 5 भाइयों के नाम पर पड़ा, यानी कि जिन 5 भाइयों ने महमूद गजनवी के लिए बांध बनाया था यहाँ पर इस घाटी में पंजशीर वैली में, उन्हीं के नाम पर, उन 5 भाइयों के नाम पर इसका नाम पंजशीर पड़ा, यानी कि 5 शेर। और लास्ट न्यूज़ है हमारी किलालुआ ज्वालामुखी, किलालुआ वोल्केनो। ये हवाई आइलैंड पर है, हवाई आइलैंड, जो कि आपका पैसिफिक ओशन में है सबसे, जिसे किलालुआ पर्वत भी कहा जाता है। इसका स्थान हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान में हवाई द्वीप यूएसए के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। इसका प्रकार ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ऐतिहासिक रूप से 5 ज्वालामुखियों में सबसे अधिक सक्रिय है। हवाई बेड का द्वीप का निर्माण करता है। तो ये हमारे आज के लेक्चर में हमने ज्योग्राफी 2021 का सारा करंट अफेयर्स कवर कर लिया है। पिछले लेक्चर में हमने जनवरी से लेकर मार्च तक का करंट अफेयर्स 2021 का कवर किया था। आज हमने अप्रैल से लेकर
अगस्त तक का 2021 तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है। और इससे पहले हम आपको जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक का करंट अफेयर्स ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं और उसका कंबाइंड वीडियो लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अब हम 2 लेक्चर लाएंगे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पर। उन 2 लेक्चर्स में हम पूरा एनवायरनमेंट इकोलॉजी आपको संडे तक कंप्लीट करा देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।